हेलो मेरे प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई। तो सबके सब बच्चे ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो भाई वेलकम है इस क्लास में। आज इसमें हम 1 मार्च तैयारी जीत की में इतने बेहतरीन सवाल करेंगे, इतने बेहतरीन सवाल करेंगे कि भाई कोई जवाब नहीं होगा उस सवाल का। और ध्यान रखना कि यहां से 100% सवाल आएंगे, 100% सवाल आएंगे ही आएंगे। आप लिख के लगा लो, ठीक है। तो मिस मत करना मेरे भाई। रिक्वेस्ट छोटी सी है कि आज तो यार पूरा पढ़ लेना, ठीक है ना। आज अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि कल एग्जाम है, तो टाइम इतना नहीं बचा है। यही सवाल करके दे देना, डिक्टो छावे मिलेंगे कुछ ना कुछ सवाल यहां से, ठीक है। तो मार्कर देवता गिन गए, उठा लेते हैं। क्लियर है, समझ बात आ गई। अब देखना बहुत ध्यान से क्या सवाल है। पहला सवाल देखते हैं, बहुत खतरनाक सवाल लिया पहले ही कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है। कैसे आकार का है बेटा? घनाभ के आकार का। एक लकड़ी से बना है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बनाए गए हैं। कैसे? 4 शंकुआकार। घनाभ की वीमाई दे रखी है अपने को, क्या? 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है बेटा, आर की वैल्यू दे रखी है प्रत्येक गड्ढे की, यानी शंकु की त्रिज्या। और गहराई 1.4, और शंकु की गहराई, गहराई बोले तो उसकी हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान से और अच्छे समझ में सवाल इधर उतार दो खोपड़ी में, बस निगाहें इधर। तो हल करते हैं फटाफट, देखते हैं कि भाई अपने को हल में क्या करना है, ठीक है। तो जो दिया है वो लिख लेते पहले। फिगर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ये लकड़ी का कलमदान है और ये 4 शंकुआकार गड्ढे का रखे हैं। 4, 1 2 3 4, और पेन बना रखा है आपको, चित्र में दे रखा है ये, तो ठीक है। तो भाई हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। क्या दिया है वो देखते हैं भाई। दिया है, दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले घनाभ की वीमाई दी है। क्या दी है? घनाभ की वीमाई दी है बेटा। घनाभ की वीमाई क्या क्या दी है जरा बहुत ध्यान से। घनाभ की वीमाई मुझे दी है एल बी एच होती है नहीं, तो एल बराबर 15, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर बेटा 3.5 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? आज ही समझ में आ गई। अब मुझे दिया है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, तो गड्ढा मतलब शंकु का आकार का है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर शंकु की त्रिज्या दी है। शंकु की बेटा त्रिज्या दी है मुझे। शंकु की त्रिज्या क्या दी है? शंकु की त्रिज्या दिया मुझे 0.5 सेंटीमीटर, यानी आर लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आर बराबर कितनी? 0.5 सेंटीमीटर। तथा इसकी क्या दिया? गहराई भी दी है। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई कितनी है? यहां पर एच है, इसकी गहराई कितनी है? कैपिटल एच ले लेता हूं, कितनी है? बराबर 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ आता कि ये सब कुछ दे रखा है। अब क्या बताना है? पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे में लकड़ी का आयतन बताना है। यानी जो शंकु आकार गड्ढे है ना, उनका माइनस कर देंगे कि आयतन है। आयतन करेंगे तो माइनस, क्षेत्रफल आएगा तो प्लस। इतना याद रखो बस। आयतन बोलेगा तो माइनस और क्षेत्रफल आएगा तो सॉरी, हाँ क्षेत्रफल आएगा तो प्लस करेंगे और आयतन आएगा तो माइनस करेंगे। तो हमें करना है कि पूरे कलमदान का आयतन, तो यहां पर बराबर लिखिए कलम दान का आयतन। तो बेटा क्या होता है पूरे कलमदान का आयतन? जरा देखना यहां पर, जरा देखना यहां पर, जरा देखना यहां पर, ठीक है। क्या करेंगे कि भाई एक तो मेरे पास है घनाभ का आयतन। क्या है? घनाभ का आयतन, ठीक है प्यारे लाल। और माइनस घनाभ के आयतन में से अगर ये गड्ढे का आयतन में माइनस कर दूं तो मेरे पास लकड़ी का आयतन बचेगा। लकड़ी का ही बचेगा ना, तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा? यहां पर वो कर दूंगा 4 शंकुओं का आयतन। 4 शंकुओं का आयतन कर दूंगा बेटा। क्या कर दूंगा? 4 शंकुओं का आयतन कर दूंगा। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? क्या अच्छे से दिख रहा है सब बच्चों को? बताइए मुझे। चलो मैं चेक कर लेता हूं अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूं बेटा। चलिए भाई बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम सही दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर क्या हो गया मेरा? ये घनाभ पूरे कलमदान का आयतन हो गया कि घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन। सूत्र रखते हैं, सोल्व करते, खत्म करते हैं सवाल को। कैसे करेंगे देख लो जरा कि भाई इसका ये चल रहा है बराबर में, तो घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा? ये होता है L इंटू बी इंटू एच, है ना। और माइनस 4 शंकुओं का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं अभी भी कह रहा हूं कि सूत्र याद कर लो मेरे भाई, सूत्र याद कर लो तो पछताओगे, ठीक है। अब देखना बहुत ध्यान से, एल की वैल्यू दे रखी है कितनी? 15 इंटू बी, बी कितना दे रखा है मुझे? बी दे रखा है 10, और एच की वैल्यू कितनी रखे? 3.5 सेंटीमीटर। माइनस 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 4 1 4, तो 4/3 हो जाएगा। क्या ये बात हजम हो गई? क्या ये बात हजम हो गई? चलिए गोलगप्पे की तरह हजम हो जानी चाहिए बात। 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, 4 1 4/3,
पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7 होती है ना। और आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है भैया, आर दे रखा है अपने को, देखो यहां पर आर क्या दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 और मल्टीप्लाई में 0.5, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और इंटू एच, और एच बेटा माना है मैंने बड़ा एच, तो यहां पर मैं ले लेता हूं बड़ा एच, कैपिटल एच है ना। कितना है भैया 1.4 है। क्या ये बात यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को भी आया समझ में मेरे भाई, पक्का। चलो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज रख दिया पर। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कि भाई ये डेसिमल 1 से पहले और ये 0, तो ये डेसिमल से 1 खत्म, ऐसे हो जाता है। अब 15 गुना में 35 कितना आ जाएगा, 15 5 75, हासिल लगे 7, और 15 की 45, 45 और 7 होता है बेटा 52, कितना होता है 45 और 7 52, तो 525 माइनस, बहुत ध्यान से देखना कि ये डेसिमल हटाऊंगा 0 बढ़ा दूंगा, ये डेसिमल हटाऊंगा 0 लगा दूंगा, ये डेसिमल हटाऊंगा 0 लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से कितने में कटेगा बेटा, 7 दूना 14। क्लियर है क्या ये बात, आया समझ में, हाँ जी आया समझ में। चलिए जी अभी होगा 22 चौक 88, 88 22 चौक 88 और गुना में 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, कोई दिक्कत नहीं। और अपोन में 3 इंटू में 10 10 10 यानी 1000। आगे समझ में आता है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, अभी भी बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि कैलकुलेशन में ही गलती होती है सवालों में, ऐसे सवालों में कैलकुलेशन और सूत्र में गलती होती है बस। 0 से 0 खत्म कर दी, 0 से 0 खत्म कर दी भैया, कितना बचा जी, कितना बचा जी, बहुत ध्यान से देखें। 5 से काट दिया जी, ये कितने पे काट दिया, ये 5 से, चलो 5 से नहीं काटते, इसको ऐसे रखते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 525, और माइनस इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, 5 गुना में ये और 3 से डिवाइड कर लेंगे, 5 गुना में और 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो करो भैया 5 से 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 बचा, 8 पंजे 40 और 4 44, 3 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, 3 से डिवाइड कर दो भाई, 3 ही कम 3, कितना बचा 1, 4 उतार लिया, 3 चौके 12, 2 बचा, 0 उतार लिया, और ये 3 छंग 18, 2 बचा और 3 छंग 18, 146.6 के समथिंग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 146.6 के समथिंग। या फिर एक काम कर लो, 5 से छोड़ो, इसको लंबा हो जाएगा है ना, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। क्या करते हैं कि 5 से इसको 100 काटते कितना कटेगा 20 पे, 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे 20 के 60 और 88, अभी 2 से कटेगा, 2 से कितने पे 44 पे, और 2 से कितने पे कटेगा 10 पे। क्लियर है क्या, 2 से 44 पे, 2 से 10 पे कटेगा। अब मैं क्या करूंगा भैया जी, अब मैं 30 कर दूंगा और 44 से भाग दे दूंगा 30 से, चेक करो 10 गुना में 3 30, तो लिख दूंगा 44 और बट्टे में 30, डिवाइड कर दूंगा जी, मैं डिवाइड कर दूंगा, किससे करूंगा भैया, और हाँ अभी तो मैं क्या कर सकता हूं 2 से और काट सकता हूं, क्या दिक्कत है, पर काटेंगे ऐसे ही करो, 30 कम 30, कुछ दिक्कत नहीं है, 30 कम 30, कितने बचे 10, डेसिमल लगाया 0, 30 या 90, 10 बचा, डेसिमल लगाया 0, 30 या 90, ऐसे आता चला जाएगा है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये मैं माइनस कर दूंगा 5 2 5 और 1.33 और डेसिमल 0 0, चेक करो 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और ये डेसिमल का डेसिमल, सॉरी 10 में से 3 जाएगा 7 बचेंगे, यहां बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। और ये 5 में से 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 2 का 2 और ये बचेगा 5, 523 पॉइंट कितना बचेगा, यहां पर बच जाएगा मेरा 6 7 है ना, इतना ही बचेगा। तो यहां पर हो जाएगा मेरा 523 पॉइंट कितना आ जाएगा, गलती तो नहीं कर दी भाई, चेक कर लेते हैं दोबारा से, 22 चौक 88, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 गुना में 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दी, और 5 से 20 पे काट दिया, और ये 20 से ये कितने पे काट दिया 2 पे, 44 पे 10 पे, 10 ये 30 और 30 से 44, बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब 44 से काटा 30 ही कम 30, अच्छा सॉरी देखना बहुत ध्यान से भैया है ना, कैलकुलेशन में जल्दी के चक्कर में हो रहा है गड़बड़। अब देखना कितना बचेगा 4 और ये 14 बचेगा भाई, ठीक है, डेसिमल लगाएंगे 0 उतारेंगे, कितना 30 3 24 ज्यादा हो जाएगा, 3 6 18 ज्यादा हो जाएगा, 3 5 15 भी ज्यादा हो जाएगा, तो बचेगा 3 चौक 12, 120 और बचेगा कितना 20 बचेगा, डेसिमल लगा रखा है 0 उतारो, 3 8 24 और 3 9 27 और 3 ढाई 30 ज्यादा हो जाएगा, 3 8 24 भी ज्यादा हो जाएगा, 3 7 21 भी ज्यादा होगा, तो 3 6 18,
3 छः 18, 180 आ जाएगा, फिर 20 बचेगा, ऐसे ही चलता चलेगा। तो कितना बचेगा 1.46। तो माइनस करेंगे हम यहां पर, माइनस इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1.46। तो 1.46 अगर मैं माइनस करूं, 1.46 अगर मैं माइनस करूं तो बेटा यहां पर कितना बचेगा भाई, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, चेक करो, 10 में से 6 जाएंगे तो, और यहां पर एक और नंबर आएगा 66। तो इस 6 को मैं लिख दूंगा यहां पर 7, क्या लिख दूंगा 7 लिख दूंगा। समझ में आई बात, ये चीजें होनी चाहिए आपके पास। देखो क्या हो जाएगा, 3 200 हो जाएगा, फिर 3 6 18, 180 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, ऐसे ही चलता चलेगा, ऐसे ही चलता चलेगा। तो एक कई बार का मतलब है 50 से ज्यादा, तो इसको 7 ले लूंगा। तो यहां पर हो जाएगा मेरा 1 7। तो जब मैं 7 को माइनस करूंगा तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहां बचेगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा 3, और 2 का 2, 5 का 5। तो भैया मेरा कितना बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा मेरा, यहां पे, ये तो मेरा 525 ही है यार, है ना, 525, और ये बच जाएगा मेरा कितना 523 पॉइंट, और ये कितना बचा 53, ठीक है, और ये सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। आयतन बोला ना, तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। क्या बात यहां तक क्लियर हो गई? इसको मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ये हमने कर दिया बहुत मस्त स्टाइल में क्वेश्चन को सोल्व। थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, बट आप अच्छे से करना एकदम तरीके से, है ना, काटने पीटने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी सारी चीज सही कर देता है बच्चा, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करो यार जल्दी, चलिए नोट कर लिया। तो भाई हम चलते हैं अब अगले सवाल पे, देरी ना करते हुए, क्योंकि टाइम कम बचा है। अब टाइम तो है ही नहीं, बिल्कुल भी कम, क्या है ही नहीं, आज ही आज है, कल तो काजे बाद है, ठीक है ना। पूरी ताकत और शिद्दत लगाओ आज के आज, अभी के अभी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बेटा देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या दिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, चल देखते हैं। क्या ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, तो कैसा है बेलन है, वो भी ठोस है, ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, यानी ऊंचाई भी सेम है और व्यास भी सेम है, यानी ये और ये दोनों सेम है, एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। एक शंकु काट लिया जाता है, मतलब ये समझो, है ना। तो शेष बचे ठोस का निकटतम, ये इंपॉर्टेंट है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है, क्लियर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, इसका निकटतम मतलब अप्रोक्सीमेट, पास में, है ना, वो हमें ज्ञात करना है। तो भैया चित्र बनाते पहले तो इसका हल देखते हैं, सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। तो चित्र बनाएंगे, चित्र में क्या बनाएंगे, देखो भाई ये ले लेता हूं मार्कर, है ना। तो एक ठोस बेलन है बेटा, तो बेलन बना लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा बेलन है, ये है अपना बेलन, ये बन गया हमारा बेलन, क्लियर है। ये बेलन है मेरा, और क्या है इसमें से क्या काट लिया, इसमें क्या कह रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.4, मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा, 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। मैं बेलन की ऊंचाई मानता हूं क्या, h, तो h दे रखा है मुझे, क्लियर है। और व्यास दे रखा है 1.4, व्यास का मतलब है यहां से लेके यहां तक मेरा दे रखा है d, कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो क्या रेडियस मेरी कितनी आ जाएगी बेटा, 0.7, रेडियस कितनी आ जाएगी 0.7। क्या ये बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि आधी होती है भैया, आधी होती है ना, आधी होती है, समझ बात आ गई, यहां तक क्लियर है मेरे भाई, सही बात है। अब कह रहा है शंकु काट लिया, तो भैया चलो शंकु काट लेते यार, है ना, शंकु काटने में क्या दिक्कत है। तो ये कहते हैं भैया एक शंकु काट लिया हमने, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां से लेके और यहां तक त्रिज्या होती है, यही तो रेडियस होती है कितनी 0.7, ठीक है, ये मेरी त्रिज्या हो गई। अब शंकु काटा इसने, मतलब यहां से लेके और ये, सॉरी कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया, कोई नहीं अच्छे से करते हैं। ये है मेरा यहां पर शंकु काट लिया गया, ये इस टाइप का, ठीक है, और ये लो, आपका चित्र ही बेहतरीन बनना चाहिए ना, चित्र ही बढ़िया बनना चाहिए। तो ये एक शंकु काट लिया भाई इसने, आई बात समझ में, क्या कर लिया, शंकु काट लिया, क्लियर। अब शंकु काट लिया, तेरे उसी व्यास और उसी ऊंचाई से, तो ऊंचाई भी सेम है, तो शंकु क्या है, यहां से लेके यहां तक ये है, और ये इसकी क्या है बेटा, ये इसकी रेडियस है, तो रेडियस से भी 0.7 ही रहेगी, और ऊंचाई सेम टू सेम है, कितनी है कि 2.4, तो इसकी एच भी जो है सेम है 2.4 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई क्या, शंकु की ऊंचाई बराबर है, त्रिज्या भी बराबर है, व्यास भी बराबर है, क्योंकि व्यास बराबर है तो त्रिज्या ऑटोमेटिक बराबर होगी,
आई बात समझ में? चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका हल करना शुरू कर देते हैं। चित्र समझ में आया क्या मेरे भाई? चित्र समझ में आएगा तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो हल में क्या लिखिए, दिया है, दिया है। तो क्या दिया मेरे भाई, ये देख लो एक बार, क्या दिया है ये देख लो कि भाई शंकु की, बेलन की ऊंचाई और व्यास दिया है। क्या दिया है? बेलन की मैं लिख देता हूं, बेलन की ऊंचाई, बहुत ध्यान समझना, बेलन की ऊंचाई बराबर दिया है शंकु की ऊंचाई, यही तो दी है, शंकु की ऊंचाई। क्लियर है? कितनी है मेरे भाई? h है, और बराबर कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं कि दोनों बराबर दे रखी है। अब दिया है शंकु का व्यास और इसका व्यास, तो मैं लिखूंगा यहां पर व्यास, मैं लिखूंगा सीधा, चलो लिख देता हूं, शंकु का व्यास बराबर दिया है बेलन का व्यास, क्योंकि दोनों बराबर है, यानी d बराबर कितना दिया बेटा? 1.4 सेंटीमीटर। तो भैया दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या भी और इसकी त्रिज्या भी, रेडियस हो जाएगी मेरी 0.7 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि d की आधी होती है, यहां पर भी बताया था। क्लियर है? अब देखना बहुत ध्यान से, क्या यहां तक क्लियर है? आगे चले, जल्दी बताओ, आगे चले, चलो आगे चलते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं शेष ठोस का निकटतम मान। तो भैया एक तो बेलन है, एक शंकु है, और क्या है? एक बेलन है, एक शंकु है, और एक आधार बचा है यार, ये लकड़ी का, यहां से तो भाई ये पूरा तो बचा, ये यहां तक, ये शंकु तो काट लिया है ना, ये क्षेत्रफल तो बचा है, क्षेत्रफल तो सेम ही रहता है, आयतन माइनस और क्षेत्रफल प्लस, सिंपल बताया था। तो मैं क्या करूंगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूंगा यहां पर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा इसका बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का कौन सा क्षेत्रफल भैया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस आधार का स्क्वायर, बेलन के आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर लिखेंगे यहां पर, आधार का क्या? इसका आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल की बात चले तो क्षेत्रफल लिखेंगे। समझ में बात आ गई? सूत्र बन के रेडी हो गया, सूत्र बन के रेडी हो गया, बचा क्या? अब भैया सूत्र में आपको बात खत्म करो। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा? बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, ठीक है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? πrl, प्लस आधार का स्क्वायर होता है बेटा πr स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्या यहां तक किसी भी बच्चे कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गई बात? भाई बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, और आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब देखना, वैल्यू रखते हैं, सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2πrh, तो क्या कॉमन है? पाई कॉमन है, तो भैया पाई कॉमन ले ली, आर कॉमन है, आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 2h प्लस एल प्लस क्या बचा? यहां पर आर बचा। ठीक है कि नहीं है? अब भैया एल चाहिए, एल तो चाहिए, तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे, एल निकालने के लिए मैं यहां पर कर रहा हूं, यहां पर आप लोग स्टेप बाय स्टेप निकालना, मैं यहां पर एल निकाल के दिखा रहा हूं आपको। तो एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। क्लियर है? ये होता है। तो भैया क्या करेंगे कि अंडर रूट आर का स्क्वायर, आर कितना था? 0.7 का स्क्वायर, प्लस एच कितना था? 2.4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 2 डिजिट से पहले लगा देंगे डेसिमल। समझ में आई बात? और प्लस में 24 का स्क्वायर 576, और 2 से पहले लगा देंगे डेसिमल। क्लियर है? तो ये हो जाएगा मेरा कितना? अंडर रूट 6.25 जोड़ेंगे तो 625 आएगा, और 2 से पहले है तो 2 से पहले, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा? ये होता है 25 का, और डेसिमल लगा देंगे बीच में, तो ये आ जाएगी मेरी एच की वैल्यू और सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है मेरे भाई? ऐसे हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस अब रख देंगे यहां पर एल की वैल्यू, कोई परेशानी वाली बात नहीं हमें। पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या? चेक करते हैं। कुछ नहीं दे रखी, तो 22/7 चिपकानी है, कोई टेंशन नहीं है। 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.7, ब्रैकेट बहुत ध्यान से देखना, ब्रैकेट 2h, तो 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है भाई? एच तो सेम ही है,
तो क्या है मेरी 2.4 है, कितनी है 2.4 प्लस एल कितना है, एल हमने निकाला अभी 2.5 है, प्लस में आर कितना है, आर बेटा 0.7 है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई किसी को, जल्दी बताओ मुझे, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है। हमने पाई आर कॉमन ले लिया और अंदर वैल्यू रख दी, एल की वैल्यू हमने आसानी से निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से 7 कट जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर डेसिमल हटाऊंगा और नीचे 0 लगा दूंगा और 7 से 7 काट दूंगा 1 पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 22/10 हो जाएगा, आगे समझ में। और यहां पर ब्रैकेट लगाऊंगा दोबारा, 24 गुना में 2 48, 24 दूनी 48, तो 4.8 आ जाएगा, प्लस 2.5 और 0.7 कितना, 7 और 5 12, एक कैरी 2 और एक 3, तो कितना आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। क्या क्या बात यहां तक समझ में आ गई, 3.2 आ जाएगा क्या भाई, जोड़ो इनको, जोड़ो इनको, कितना बनेगा भाई, मैं लिखता हूं यहां पर 22/10, देखना ध्यान से 22/10 और मल्टीप्लाई, जोड़ो भाई 8 और 2 10 और 4 3 7 और 1 8, और डेसिमल लगा देंगे 1 से पहले क्योंकि 1 से पहले है। अब डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अगर मैं इसको करूं 22 अट्ठे बेटा 22 अट्ठे 8 दूनी 16, एक कैरी, और 8 दूनी 16 और 1 17, सॉरी 8 दूनी 16 और 1 17, हाँ सही तो है, 8 दूनी 16 और 1 17 और बटे में कितना 10। क्या बात यहां तक क्लियर है भैया, 0 हटाऊंगा और डेसिमल यहां लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। बट उसने क्या बोला बेटा, निकटतम बोला, यानी निकटतम 17 से ऊपर है, 17 से ऊपर है, तो फिर 17 से ऊपर क्या आता है 18 आता है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा मेरे भाई, बेहतरीन आराम से स्टाइल में बताया है, खोपड़ी में आया होगा। फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं, जल्दी करो नोट यार, कर लिया नोट। चलिए भाई तो अगला सवाल देखते हैं देरी किए बिना, चलिए तीसरे सवाल पे। तो बेटा सवाल नंबर 3 देखते हैं, सवाल नंबर 3 हमें क्या दिया है वो ध्यान से देखेंगे, वृत्त से सवाल है, इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया, सिद्ध करो कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से, 2 ही सवाल करूंगा, 3 इसमें से बेहतरीन सवाल करवा दूंगा, ठीक है। बस देखते रहना वीडियो को और सोल्व करते रहना तरीके से। अब क्या करें कि भैया दिया है वो लिखेंगे, है ना, दिया है, क्या दिया है जरा ये देखो, ABCD एक चतुर्भुज है, क्या दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया जो वृत्त के परिगत है, जो वृत्त के चारों ओर है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अच्छा जी, सिद्ध क्या करना है ये देखेंगे, सिद्ध क्या करना है ये देखेंगे बहुत ध्यान से, कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई ये देखेंगे बहुत ध्यान से, कि AB प्लस CD, क्या सिद्ध करना है AB प्लस CD, है ना, लिखेंगे ये बात कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के, AD प्लस BC के, ये अपने को सिद्ध करना है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। देखो चित्र समझ में आ जाएगा तो बेहतरीन मजा आ जाएगा, ठीक है। अब हमें उपपत्ति करनी, क्या करनी बेटा उपपत्ति, बेटा चाय की पत्ती मत लिख देना वहां पर, चाय की पत्ती बिल्कुल भी मत लिख देना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हाँ सुबह एक कप कॉफी चाय जरूर पी के जाना, ठीक है। चलो जी, अब देखना बहुत ध्यान से कि मैं क्या करने वाला हूं, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। मैं ए बिंदु से स्टार्ट करता हूं, ए बिंदु से स्टार्ट करता हूं। अब बात ध्यान दो कि ये बिंदु ए है और यहां पर ये और ये बना हुआ है मामला, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ए बिंदु से 2 बाह्य स्पर्शरेखा क्या कर रही है, टच कर रही है। अगर किसी बिंदु से 2 रेखाएं जो बाहर बिंदु है उससे स्पर्श करती है तो उनकी लंबाई बेटा बराबर होती है,
ये बात हमने पढ़ने में पढ़ी है ना, सिद्ध करके भी दिखाऊंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में सवाल, ठीक है कि नहीं है। तो मैं पहले बता रहा हूं कि ये भी रट्टा मार के जाओ, ये भी रट्टा मार के जाओ कि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श की गई वृत्त रेखा दोनों लंबाइयां बराबर होती है उनकी, ठीक है कि नहीं, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। तो ये मैंने बता दिया किसके बराबर होता है भैया, एपी बराबर एएस होगा, एपी बराबर एएस होगा, एपी बराबर एएस होगा। बात समझ में आ गई। तो मैं लिखूंगा यहां पर दिए कि एपी बराबर होगा बेटा एएस। आ गई बात समझ में, एपी बराबर होगा एएस। अब बी पे आते हैं, बी में भी सेम केस बन रहा है भाई, ये वाली और ये वाली स्पर्श रेखा है, तो ये बराबर ये होगा, है ना, ये बराबर ये होगा। तो मैं लिख दूंगा बीपी बराबर क्या होगा, बीपी बराबर होगा बीक्यू, बेटा बीपी बराबर होगा बीक्यू। क्या यहां तक बात समझ में आ गई। क्या करेंगे कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है उनकी लंबाइयां बराबर होती है। अब सी पे आएंगे मेरे भाई, सी पे आएंगे, सी पे देखेंगे कि भैया सी आर बराबर क्या है सी क्यू, सी आर बराबर क्या है सी क्यू। क्या बात समझ में आ गई, क्या क्या बात समझ में आई, सी आर बराबर क्या है सी क्यू। तो मैं लिखूंगा यहां पर सी आर बराबर क्या है सी क्यू। क्या बात समझ में आ गई कि ये भी तो बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखा जा रही है, देखो तट को स्पर्श करती है, तो इनकी लंबाई आपस में क्या बराबर होगी। क्लियर है, समझ में आई। अब डी पे आएंगे, डी से भी तो सेम केस बन रहा है, ये और ये, देखो ये और ये। तो भैया डी आर बराबर होगा डीएस, डी आर बराबर होगा डीएस, तो डी आर बराबर होगा डीएस। अच्छा जी, ये काम कर लिया, लेकिन एग्जाम मेरे को तो नहीं पता हमने कैसे किया। तो अब हम कारण देंगे, अब हम कारण देंगे बेटा इसका यहां पर। क्या कारण देंगे, क्या कारण देंगे कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है हमेशा। क्या होती है, बराबर होती है बेटा, क्या होती है, बराबर होती है। क्या ये बात समझ में आ गई यहां तक, क्या ये बात समझ में आ गई कि भैया बाह्य बिंदु से सभी लंबाइयां आपस में बराबर होती है, स्पर्श करती है। तो ठीक है, चलो जी इसको इरेज करते हैं। अब देखना बहुत ध्यान से, अब देखना बहुत ध्यान से। अगर मैं इसको ले लूं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 एंड समीकरण नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिक्कत होगी भी नहीं, मान लेते अपन, क्या दिक्कत है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सभी समीकरणों को जोड़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं सभी समीकरणों, इन्हें जोड़ने चाहिए तो जोड़ना ही पड़ेगा मुझे, है ना। तो मैं लिख रहा हूं कि सभी समीकरणों को जोड़ने पर मैं सभी समीकरणों को जोड़ रहा हूं। तो भैया लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड पे जुड़ेगी और राइट हैंड की राइट हैंड पे, ये बात तो पता होगी। इधर की इधर जुड़ेगी, उधर की उधर जुड़ेगी, जोड़ लो जी। तो इधर क्या हो जाएगा मेरा, देखना बहुत ध्यान से कि एपी प्लस बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है यहां पर, है ना, कोई रेखा है स्पर्श रेखा। तो बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर बराबर, इधर ले लो भैया, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। क्या यहां तक कोई दिक्कत आई भाई, क्या यहां तक बात समझ में आ गई सभी बच्चों को कि भाई मैंने सभी को जोड़ दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब अपना सवाल हो चुका है, बस एक स्टेप, है ना, एक स्टेप। बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ध्यान से। क्या कर रहा हूं देखना जरा, मैं एपी प्लस बीपी, देखना बहुत ध्यान से, एपी प्लस बीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, एपी प्लस बीपी, तो मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, एबी। अरे चेक कर लो मेरे यार, चेक करो कि एपी और बीपी मिलके क्या बना रहे हैं, एबी, टोटल एबी है दोनों मिलके, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, क्या मैं इसकी जगह एबी लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या बताओ। प्लस सीआर प्लस डीआर, भैया सीआर और प्लस डीआर, सॉरी सीआर प्लस डीआर क्या बना रहे हैं, सीडी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सीडी, चेक करो, सी और डी बना रहे हैं दोनों मिलके। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, इसकी जगह दूं क्या, सी डी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत। चलो जी बराबर एएस प्लस बीक्यू, एएस प्लस बीक्यू, एएस प्लस डीएस, है ना। ये तो कुछ नहीं बना रहे भाई, एएस प्लस बीक्यू तो कुछ नहीं बना रहे, लेकिन एएस और प्लस चेक करो यहां पर डीएस, ये चेक करो, ये चेक करो, एएस प्लस डीएस दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एएस प्लस डीएस मिलकर बेटा एडी बना रहे हैं, चेक कर लो। एएस प्लस डीएस मिलकर क्या बना रहे हैं, एडी। तो मैं क्या इसकी इन दोनों की जगह एडी लिख सकता हूं, प्लस, और जो बचा बीक्यू प्लस सीक्यू, भैया बीक्यू प्लस सीक्यू दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, दोनों मिलकर बना रहे हैं मेरा बी सी। क्या बना रहे हैं, बी सी। और मेरे भाई चेक करो यार, यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना कि ए बी प्लस सी डी
ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के, ए डी प्लस बी सी के। और हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है, तो हम लिख देंगे बेटा इति सिद्धम, इति सिद्धम। और ये हमने मस्त स्टाइल में कर लिया, बेहतरीन स्टाइल में। क्या समझ में आया क्या, ये बताओ, सच सच बताओ यार, समझ में आया नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे भाई? अगर समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक कर दो, मुझे पता चल जाएगा कि यार समझ में आ रहा है, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना, और मजा आ रहा है। और शेयर कर दो भाई सेशन को, इस क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि यहां से 100% सवाल मिलने वाले हैं। फिर मत बोलना कि बताया था। नोट करो जल्दी, करें नोट। चलिए तो भाई अगला सवाल देखते हैं फटाफट की, क्या सवाल दिया है मैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो बच्चों 4 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, बहुत ध्यान से देखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बताऊं 100% लगाओ यहां पर 100%। एक प्रमेय, ये प्रमेय है, एक प्रमेय आपको सिद्ध करने के लिए जरूर दी जाएगी, जरूर से जरूर। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, एक प्रमेय जरूर दी जाएगी, या तो थेल्स प्रमेय हो, या ये वाली प्रमेय हो, या कोई सी भी प्रमेय हो, जितनी भी है, एक प्रमेय सिद्ध करने को दी जाएगी। फिर मत बोलना बताया था। चलो इसको सोल्व करते हैं, कैसे करना है बहुत ध्यान से देखिए, हल देखिए। क्या सिद्ध करो कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है ना, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। तो वृत्त बनाते पहले तो एक बढ़िया मार कर लेते हैं, ये वाला डार्क। तो एक वृत्त बना लेते हैं मेरे भाई, क्या बना लेते हैं हम, एक वृत्त बना लेते हैं। ये लीजिए मैंने बना लिया है एक वृत्त, कोई दिक्कत नहीं, बना लिया वृत्त। आगे समझ में? चलो जी, इसका केंद्र ये रहा, सेंटर इसका ही है। आपको वृत्त बहुत अच्छे से कंपास से बनाना है, प्रकार समझते हो उससे। अब किसी बाह्य बिंदु से, कोई बाह्य बिंदु मैंने यहां ले लिया, ये कोई बाह्य बिंदु है P, इससे स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा ये खींची गई है ऐसे, ठीक है भाई, ये स्पर्श रेखा खींची गई है। तो आपको अच्छे से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये स्पर्श रेखा है दो, क्लियर है, दो स्पर्श रेखा खींची गई है। कह रहा है कि बताओ इनकी लंबाई दोनों की बराबर है क्या, इसकी लंबाई बराबर दोनों है क्या। तो देखो यहां पर, तो ये बिंदु मैंने मान लिया A, ये मैंने मान लिया B, ठीक है भाई। और यहां से ये बिंदु केंद्र मान लिया मैंने, केंद्र क्या मान लिया, O मान लिया। अब मैंने जो है इन दोनों को मिला दो, क्योंकि त्रिज्याएं होती है, मिला दो भैया, त्रिज्या है, तो ये लो जी त्रिज्या, ये भी मिला दी, ये भी त्रिज्या, ये लो जी त्रिज्या, ठीक है कि नहीं। अब ये त्रिज्या क्या होती है भैया, प्रमेय पढ़ी थी कि लंब होती है, स्पर्श रेखाओं पे जो त्रिज्या होती है वो लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री होता है। चलो जी, अब हमें क्या करना है कि भैया बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर होगी, पी ए बराबर पी बी, लंबाई बराबर, मतलब इसकी और इसकी लंबाई बराबर होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो जी, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब जो दिया है वो लिख रहा हूं, है ना, जो दिया है वो लिख रहा हूं। तो पहले लिखूंगा मैं दिया है, ऐसा डिक्टो छाप के आ जाएगा, नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे, ठीक। दिया है, क्या दिया है, इसको इधर रखते हैं। दिया है भैया क्या, कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, क्या दिया है, O केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, वृत्त दिया कि नहीं, वृत्त दिया है, जिस पर जिस पर जिस पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं क्या, कि PA व PB खींची गई। यही से बना सकते हो कि भाई केंद्र O वाला वृत्त है, इस पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, दो स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है ना। कहां से, बिंदु P से, बिंदु P से, बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। क्या यहां तक क्लियर है बात, यहां तक समझ में क्या दिया है ना। अब हम लिखेंगे क्या सिद्ध करना है, अब हम लिखेंगे क्या सिद्ध करना है। भैया सिद्ध क्या करना है वो भी देख लेते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये देखो, सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, लंबाइयां बराबर होती है। तो हम लिख दें शॉर्टकट में कि PA बराबर PB, ये अपने को सिद्ध करना है, क्लियर है। ये मैं बॉक्स में बना देता हूं, ये लो जी, ये हमें सिद्ध करना है ना। अब प्रमेय है तो रचना करनी पड़ेगी, रचना करते हैं भैया। रचना के लिए लिखेंगे रचना, रचना के लिए रचना लिखेंगे भैया। ये स्कूल की रचना नहीं है तुम्हारे, आई बात समझ में, ये है प्रमेय की रचना। तो एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करना है, ठीक है। चलिए मजाक मत करना। क्या है ये कि भाई रचना क्या कर रहे हैं हम हमने रचना कर दी कि O से A को मिला दिया, O से P को मिला दिया, और मैं त्रिभुज बना लेता हूं यहां पर, मैं O से जो है इसको भी मिला देता हूं बिंदु P को, ठीक है भैया।
ये लो जी, मैंने क्या किया, ओ से पी को भी मिला दिया। तो ये बात अब मैं लिखूंगा कि बिंदु ओ से या केंद्र ओ से, केंद्र ओ से बिंदु ए कोमा बी तथा पी को मिलाया। यही तो किया, और तो कुछ नहीं किया मेरे भाई, और तो कुछ नहीं किया हमने कि भाई ए से, सॉरी, इससे ए को मिलाया, इससे बी को मिलाया और इससे ही हमने सी को मिलाया। क्या मेरे भाई यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? पहले सच बताओ, आई तो लिखो यस सर समझ में आई बात, लिखो यस सर समझ में आई, तभी आगे चलेंगे। ठीक है, तभी आगे चलेंगे, मैं बता रहा हूं, फटाफट इसको देखो, तभी आगे चलेंगे हम। लिखो जल्दी से जल्दी कि यस सर समझ में आ रही है बात, और लाइक ठोको फटाफट। ठीक है, जल्दी ठोको लाइक। ठीक है, चलिए तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट करो, बताओ मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई सारे बच्चे। और शेयर करो यार वीडियो को, तभी सबका फायदा होने वाला है, अपना भी करो खुद का भी करो। यहां से सवाल 100% देगा, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, फटाफट करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए आगे, चलिए लिख दिया, बहुत बढ़िया, कमेंट कर दिया, कर दिया। चलिए जी फिर चलते हैं, देखना बेटा बहुत ध्यान से, क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखना। रचना कर दी, अब हम करेंगे उपपत्ति। क्या करेंगे बेटे? उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति करेंगे हम। तो क्या करेंगे उपपत्ति में, देखना ध्यान से कि दो त्रिभुज, दो त्रिभुज को अगर हम सर्वांग सिद्ध कर देते हैं, सर्वांग समता के नियम पढ़े, अगर हम दो त्रिभुजों को, दो त्रिभुज बनने, अगर ये सर्वांग सिद्ध कर दे तो फिर हम कह सकते हैं भैया संगत कोण और संगत साइड, सभी साइडें और सभी कोण बराबर होते हैं। ये कर लो, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सिद्ध कर दिए तो भैया हम कह सकते हैं कि दोनों भुजाएं, सभी कोण सब बराबर होते हैं, है ना, सीपी सीटी से। तो यही हम करने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में मैं इनकी बात करता हूं। ठीक है, मैं इनकी बात करता हूं, ध्यान से देखना। दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कैसे सिद्ध करते हैं ये भी सीख जाओगे आज ही। ये दो त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, मैं इनमें भाग कर देता हूं। एक तो बनाता हूं गुचड़ मुचड़ गुचड़ मुचड़ गुचड़, ये है एक, ये गुचड़ मुचड़ गुचड़ मुचड़, ये है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। अब दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से। कैसे कि भैया, कि भैया बहुत ध्यान से, ये साइड, ये साइड और ये साइड, क्या ये त्रिज्या है, क्या त्रिज्या है, और क्या त्रिज्या सभी की सभी बराबर होती है, क्या त्रिज्या सभी की सभी बराबर होती है, बताया था, है ना। तो लिख देंगे भैया कि OA बराबर है OP, क्या लिख देंगे, OA बराबर है OP, लिखो जी, OA बराबर है OP। क्या बच्चों को इस कलर से अच्छे से दिख रहा है, बताइए जरा, क्या बच्चों को इस कलर से अच्छे से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चलो जी बढ़िया दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है कि OA बराबर OP है। और हम लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे बेटा, ये त्रिज्याएं है, ये क्या है, त्रिज्याएं, समझ में बात आ गई भाई, त्रिज्याएं है। अच्छा जी, अब आते हैं साइड हो गई, एंगल पे आते हैं, यानी एंगल साइड, या फिर एक काम करते हैं एंगल साइड एंगल ले लेते हैं, मस्त मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद में कर लेंगे। अब देखना, अगर R हो गई बराबर, कोई दिक्कत नहीं, अब ये कितने डिग्री बेटा, 90 डिग्री, ये कितने डिग्री बेटा, 90 डिग्री। पर में से हमने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री होती है। तो मैं लिख दूंगा एंगल OAP बराबर OBP, है ना। तो मैं लिख दूंगा यहां पर एंगल यानी कोण OAP बराबर है कोण OBP, और बराबर है कितना, 90 डिग्री। और रीजन क्या देंगे, चूंकि, क्या डिग्री लगा देता हूं यार, है ना, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, ब्लैक पेन से लिखेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, लंब होती है, ऐसे लिख लो, लंब होती है। क्या ये बात यहां तक क्लियर हो गई सभी बच्चों को, समझ में आ गई बात? बहुत ध्यान समझना, बहुत खास ये प्रमेय है,
ठीक है, वृत्त से संबंधित है, बेहतरीन है, बेहतरीन एकदम गजब। तो यहां पर क्या हो गया मेरा साइड एंगल। अब मुझे क्या चाहिए मेरे भाई, साइड चाहिए, है ना, साइड एंगल साइड ही होता है नियम, है ना। अब साइड कौन सी लूं, ये तो मुझे सिद्ध करनी है ना। तो क्या मैं बेटा ये वाली साइड ले लूं, चेक करो, ये वाली साइड ले लूं क्या, चेक करो, क्यों ले लूं, क्यों ले लूं, क्योंकि इस त्रिभुज में ओपी है, इस त्रिभुज में ओपी है, तो जब दोनों में ओपी है तो ओपी काम कर जाएगी। तो मैं लिखूंगा यहां पर ओपी बराबर ओपी, क्या लिखूंगा मैं, ओपी सॉरी ओबी लिख दिया, है ना, कोई बात नहीं, दिमाग सही काम कर रहा है लेकिन हाथ गलत कर रहा है। तो यही आपको करना है कि दिमाग आपका वहां पर पेपर में सही काम करेगा, लेकिन कभी कभी माइनस का प्लस लिख देता हाथ, तो हाथ को कंट्रोल में रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओपी बराबर में ओपी, और रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे भैया उभयनिष्ठ रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, उभयनिष्ठ रेखा, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ रेखाएं है भैया, उभयनिष्ठ रेखाएं है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, उभयनिष्ठ रेखा है। क्या यहां तक क्लियर है, क्या बात यहां तक क्लियर है, समझ में आ गई क्या, क्या बात यहां तक समझ में आ गई सब बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब देखो मेरे भाई, अब देखो, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान। ये क्या है मेरा, ये मेरी साइड है, ये मेरी साइड है कि नहीं, ये त्रिज्या है तो साइड है, चलो जी ये ले ली मैंने साइड। ये क्या है मेरा, 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 डिग्री। और ये क्या होता है मेरा, ये बेटा मेरा क्या है, ये मेरा हाइपोटेनियस है, क्या है मेरा, कर्ण है, ये कर्ण, तो कर्ण को क्या बोलते हैं हम, एच बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर भुजा, हिंदी में लिख रहा हूं भुजा, और ये समकोण त्रिभुज, राइट एंगल समकोण, और ये क्या, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। तो भुजा समकोण और कर्ण से हम क्या कह सकते हैं, RHS नियम से, कि भैया दो त्रिभुज जो हमने लिए हैं ये दोनों सर्वांगसम है। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। क्या करेंगे कि भैया सूत्र क्या होता है, RHS होता है, क्या होता है, RHS, RHS नियम, सर्वांगसम नियम से, सर्वांगसम लिखेंगे भैया, सर्वांगसम, कसौटी लिख देते हैं हिंदी में, है ना, कसौटी दे रखा है भाई साहब, कसौटी से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज बेटा कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कि त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ओ बी पी के, किसके, त्रिभुज ओ बी पी के। क्या समझ में बात आ गई, क्या समझ में बात आ गई, इसको ब्रैकेट में बंद किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्या यहां तक कोई दिक्कत है, दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए, अब बचा क्या, क्या बचा बाबा जी, ठुन्नी बचा, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब तो सारी साइड बराबर, सारे एंगल बराबर, सीपीसीटी से लगा दो यार। क्या दिखा रहा कि पीए बराबर बीपी है ना, पीए बराबर बीपी, ये तो दिखाओ ना, पीए बराबर पीबी, तो दिखा दो भैया, एटी बराबर बीपी, देखो चेक करो, पीए बराबर पीबी, चेक करो, पीए बराबर पीबी, आ गया समझ में। तो हम लिख देंगे भैया पीए बराबर होगा पीबी के, कैसे भैया, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। और यही हमें क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। तो हम लिखेंगे बेटा इति, इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। और बोर्ड में ये बिल्कुल डिक्टो छाप के आना, नंबर 100% मिलेंगे, जितने भी नंबर का, 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। क्या समझ में आ गया सवाल, क्या समझ में आ गया, चलिए तो फिर आगे चले, आगे चले, क्या उतारो पहले फटाफट, उतार लिया, तो चले आगे, चलो भाई मजा आया, चलो फिर आगे चलते, फिर क्या दिक्कत है। तो बेटा सवाल नंबर 5 देखते हैं, सवाल नंबर 5 हमें क्या दिया है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सवाल है। कैसे, क्या कह रहा है, कह रहा है एक निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। तो भैया जो हमें ये बंटन दे रखा है मोहल्ले के बच्चों का जेब खर्च है, पॉकेट मनी है। कह रहे हैं माध्य जेब खर्च, यानी कि जो एवरेज जेब खर्च है वो 18 रुपए है। तो कह रहे हैं लुप्त बारंबारता ज्ञात, लुप्त बारंबारता बोले तो एफ, है ना, ये मिस है यहां पर, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। क्लियर है, मैं बताऊं आपको, मैं बताता हूं आपको 100% 2025 के लिए सवाल बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब है भैया, बहुत ही गजब सवाल है 2025 के लिए। आ सकता है, आ सकता है 100% रट्टा मार के जाना इस सवाल पे, रट्टा मार के। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से, हमें बेटा माध्य दे रखा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, है ना, ये याद रखना बात जो बताइए, 100% सवाल आएगा, यहां पर लिख देता हूं 100% चांस,
100% चांस है आने के। ठीक है, क्या करते हैं कि माध्य में रखा है, माध्य का सूत्र 3 होते हैं, 3 सूत्र होते हैं, तीनों आपको याद होने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष फॉर्मूला लगा रहा हूं भैया। क्या होता है कि माध्य बराबर होता है, माध्य यानी एक्स बार से दिखाते हैं, बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और अपोन में एफ आई, सिग्मा एफ आई। ठीक है कि नहीं है, सिग्मा एफ आई, ये होता है मेरा फॉर्मूला। तो इसको आप लोग बेटा क्या कर लो, नोट कर लो फटाफट, और तीनों फॉर्मूले आपके अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। फॉर्मूले तो आपके सारे ही टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है ना, तभी मजा आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे एक्स आई चाहिए, फिर मुझे एफ आई और एक्स आई चाहिए। तो मुझे कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे, कॉलम। तो मैं यहां पर मार्कर उठाता हूं, फटाफट कॉलम बनाते चलता हूं। तो पहला कॉलम जो है मेरा वो बेटा है एक्स आई का, इसका है एक्स आई का। तो ये मैं कॉलम बना लेता हूं पहले फटाफट एक्स आई का। ठीक है, आप लोगों को बनाना है। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। अगर लास्ट टाइम पे नहीं पता तो भैया लोचा है फिर आपके साथ, लोचा है। मैं लिख देता हूं कि एक्स आई कैसे निकालते हैं। एक्स आई अगर निकालना है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर लिखता हूं कि एक्स आई बेटा अगर निकालना है तो क्या होता है, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा नहीं ऊपरी सीमा है ना, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा और बटे में होता है बेटा 2। कितना होता है 2। ये होता है आपका एक्स आई निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। चलो निकालते हैं फटाफट, देखो क्या कर रहा है, क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा बहुत ध्यान से। एक्स आई ऊपरी सीमा, निचली सीमा ये रही और ऊपरी ये रही। पहली वाली बेटा निचली सीमा होती है और दूसरी वाली ऊपरी सीमा, दोनों को जोड़ो। 13 और 11, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24, 24 का आधा, 24 का आधा कितना, चलो यहां पर निकाल के दो। ये है मेरी 11 प्लस में ये है मेरी 13 और बटे में 2, कितना आ जाएगा 24, 24 बटे में 2 तो कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, समझ में आ गई बात, क्या किया हमने, क्लियर है। चलो तो यहां पर कितना आ जाएगा मेरा 12। ठीक है भाई, इसका देखो भाई 15 और 13 कितना हो जाएगा बेटा, 5 और 3 8, 1 और 1 2, 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, क्लियर है 14 हो जाएगा। 12 14, अब देखो यहां पर 12 और 2 14, 14 से अगला क्या बनेगा मेरे भाई 16, सिंपल है। 16 के अगला क्या बनेगा भाई 18, 18 से अगला क्या बनेगा भाई 20 और 20 से अगला क्या बनेगा भाई 22 और 22 से अगला बनेगा मेरे भाई 24। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, है ना। बस ये दो निकाल के देख लो, कितना गैप है उसी का गैप चलाते रहो, सब वर्ग अंतराल में बराबर चलेगा। चेक करो, 11 से 13 2, 13 से 15 2, 15 से 17 2, 17 से 19 2, तो गैप सबका क्या है सेम है। क्या बात समझ में आ गई क्या, यहां तक क्लियर है, ऐसे निकालते हैं। अब मुझे क्या चाहिए भैया, मुझे एक्स आई और एफ आई चाहिए, यानी एफ आई और एक्स आई चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों की मल्टीप्लाई होती है, सिंपल है, एफ आई और एक्स आई। तो एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं भैया। तो इसको मैं लिखूंगा एफ आई इंटू में एक्स आई, क्लियर है। और यहां पर मैं कॉलम बना लूंगा एक और। बहुत ध्यान से देखना है मेरे भाई, ये सवाल 2025 के लिए बेहतरीन है। और मैंने मैं बताऊं आपको, मैंने इस चैप्टर के और भी मैंने डिटेल में सवाल करवाए 4-5 सवाल, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि जितने भी मॉडल पेपर, ज्यादा मॉडल पेपर नहीं, 8 मॉडल पेपर है मेरे, और जो 3 मैंने अब बनाए हैं जब से 24 फरवरी से आज तक, अब तक जितने भी मॉडल पेपर बनाए हैं, रट्टा मार लो उन पे, रट्टा मार लो, आएंगे सवाल यहां से। इस चैप्टर से भी मैंने 3-4-5 सवाल करवाते, मैक्सिमम ज्यादा नहीं है, 5 है, फटाफट देख लोगे और याद कर लोगे। कैसे करेंगे देखते हैं। एफ आई और एक्स आई, यानी कि इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी और इसकी क्या कर दिया भैया मल्टीप्लाई, तो 12 सत्ते 84, ठीक बात है। 14 छिक 84, ये भी 84, 16 निम्मा 144, 144, 18 गुना में 13 पता नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं, 13 की 13 8 104, 10 कैरी, और 13 ही कम 13 और 10 23, 234 है ना। इसकी 20 की एफ में करेंगे तो 20 एफ ही रहेगा मेरे भाई, 20 की एफ में करेंगे 20 एफ रहेगा। 22 की 22 पंजे 110 और 24 चौके 96। देखो टेबल याद होनी चाहिए तो मजा आ जाए बात में, मैथ पढ़ने में मजा आ जाए भाई। तो जोड़ो, जोड़ो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई चाहिए, तो जोड़ो सिग्मा एफ आई एक्स आई। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 एफ तो रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। और 16 और 0 का 0, 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल लगा 2, ठीक है। 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 24, 6 30 और 3 33, 33 प्लस 2 कितना हो गया 3 2 5, और यहां पर हो गया ये 3, कितना हो गया
352। और भाई 20F जो है जुड़ेगा नहीं, तो ये मैं इधर थोड़ा बढ़ाता हूं इसको, ये प्लस में रहेगा 20F। क्या बात समझ में आई यहां तक? क्लियर है? जोड़ लिया। और क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई चाहिए। तो मतलब सिग्मा का मतलब जोड़ना, एफ आई को भी जोड़ो भैया, सिग्मा एफ आई कितना बनेगा भाई? 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9 26, 4 30 और 5 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, 44 प्लस एफ तो जुड़ेगा नहीं, तो सेम टू सेम ही रहेगा। क्लियर है? समझ में बात आ गई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं फटाफट। ये सूत्र याद होना चाहिए आप लोगों का। तो हमें क्या करना है कि एफ की वैल्यू निकालनी है। तो भैया सिग्मा यानी माध्य दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है? जेब खर्च दे रखा है 18 रुपए, तो इसकी वैल्यू है 18। 18 रुपए दे रखा है। अब देखो सिग्मा एफ आई और एक्स आई हमने निकाला कितना? 352 प्लस 20F, 352 प्लस 20F अपॉन, बात समझ में आई? 352 प्लस 20F ऊपर हो गया सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई देखो भैया कितना है? 44 प्लस में एफ है, 44 प्लस में एफ है, कितना है? 44 प्लस एफ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? जल्दी बताओ फटाफट, आगे चलेंगे। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे भाई, इसके अपॉन में 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साहब। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो करो जी, 18 की 44 में करेंगे तो 18 चौक 72, हासिल कितना? जेड बना दिया यार कोई बात नहीं। 18 चौक 72 7, और 18 चौक 72 और 7 79, इतना आ जाएगा। और प्लस में 18 की एफ में भी तो करेंगे मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से करनी है, इसमें भी करनी है और फिर इसमें भी करनी है। तो 18 की एफ में करेंगे तो भैया जी 18F बनेगा। इट इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करी। अब जब इसकी इधर करी तो इसकी भी इधर, अब एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सेम ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो कितना हो जाएगा? 352 प्लस में 20F। आगे समझ में? कैलकुलेशन है, कुछ नहीं बचता। अब क्या करो जी, इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, क्योंकि मैथ का रूल है कि भैया चर वाले एक तरफ और बिना चर वाले एक तरफ। तो ये हो जाएगा मेरा 792 माइनस 352 और प्लस में 20F और माइनस में 18F। क्लियर है? समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से गड़बड़ कर दी हमने जोड़ने में, कुछ ना कुछ गलत है। इतना छोटा तो नहीं आया यार जोड़ के, दोबारा जोड़ते हैं, है ना? दोबारा जोड़ते हैं बहुत ध्यान से। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 जीरो का जीरो, 16 और 6 22 2, हासिल लगे 2। ठीक बात है। 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 35, 35 और 2 24 और 36, 24 और 36 और 3 35, 35 और 2 35। अच्छा 35 का 5, बेटा यह बात ध्यान रखना, कभी कभी जोड़ने में गलती हो जाती है। 35 का 5 और देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4। भाई हमने 100 वाली जोड़ी डिजिट, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6 आएगा। कितना बना था भाई? दोबारा जोड़ना पड़ेगा यार, गड़बड़ हो गई फिर दोबारा। चलो जोड़ते हैं। 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 33। अच्छा 33 हुआ था, है ना? 33 और 2 35, तो कैरी बचा था 3। तो 2 3 और 4, 4 और 3 7, 752 आएगा भाई। कितना आएगा? 752। देखो जोड़ने में आपको बहुत ध्यान रखना है, कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। 752 आएगा इधर। कितना आएगा? 752। यहां पर भी 752। अब ठीक है सब कुछ, अब कोई टेंशन नहीं है। अब करो, अब देखना, क्या ये बात समझ में आ गई? है ना? थोड़ी सी मिस हो गई थी कैलकुलेशन, बट करते करते पता चलता है कि यार हमने गलत कर दिया। ठीक है ना? करते करते पता चल जाता है। अब क्या करेंगे भाई? घटाए, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बटा अंडा, 9 में से 2 5 जाएगा तो 4, और 7 में से 7 गया तो रंजन अंडा। और यहां पर बराबर 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 2F बचेगा।
कितना बचेगा भाई 20f में से 2 18f जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 2f बचेगा। बात समझ में आई। अब f की वैल्यू तो चाहिए, क्या कह रहा है भैया लुप्त बारंबारता, मतलब हमें f की वैल्यू निकालनी थी यहां पर, ठीक है कि f की जगह 4 नंबर बनेगा, तो क्या बनेगा भैया f बराबर हो जाएगा 40 और बट्टे में कितना 40 और बट्टे में कितना 20, सॉरी 2 काटेंगे तो कितने पे कटेगा 2 पे कटेगा, तो भाई मैं लिख दूं कि f की वैल्यू कितनी है 20 है, कितने पे कटेगा जी 20 पे कटेगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, बताओ जल्दी, समझ में आ गई बात। तो ये था f निकालना। कभी कभी आपसे मैं बताता हूं, अब आप कौन कौन से सवाल पे रट्टा मार के जा सकते हो, एक तो आप माध्य के दोनों सूत्र याद करके जाओ, क्योंकि स्पेशल पूछ सकता है कि बताइए इसका माध्य पग विचलन विधि से ज्ञात कीजिए, क्लियर है। दूसरा आप यहां पर f की जगह x और y की वैल्यू भी आ सकती है, वो भी रट्टा मार के जाओ, ठीक है। और तीसरा बहुलक कैसे निकालते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना इस चैप्टर में से, ना कुछ आने वाला। एक सवाल आता है छोटा सा, वो छोटा सा सवाल मैंने करवाया था कि भाई 2 4 10 15 और r 20 25 30 इसकी माध्यिका निकालो, उसकी माध्यिका निकालनी भी आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। और ये आपको सब चीजें बताओ, आपको ये सब चीजें आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगी, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन बैंक में, छोटी छोटी चीज जो पिछले साल थी और इस बार यहां पर नहीं है ना। इस बार तो सीधे सीधा अपने को बोल रखा है कि माध्य निकालो, बहुलक निकालो और माध्यिका निकालो, और वो भी वर्ग अंतराल की, है ना। तो ये चीजें थी, क्या समझ में आई, क्या यहां पर नोट करो फटाफट, चलिए नोट कर लिया। तो भाई चलते हैं हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 अपने को क्या दिया है, बेहतरीन सवाल देंगे वो भी, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 हमें क्या दिया है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ऊंचाई दूरी से लिया है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, बहुत ध्यान समझना सवाल को, भूमि से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, तल और शिखर ये इंपॉर्टेंट है, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल, जितने भी आज सवाल करा दूंगा बहुत बेहतरीन है यार, है ना, पूरे परसेंट है चांस आने के पूरे पूरे चांस है ना। तो यहां पर चित्र बनाते चलते हैं हम, हल करते पहले तो हल लिखते फटाफट, देखिएगा भाई चित्र बनाते हैं तो डार्क पेन ले लेते हैं, ये ले लिया, बहुत ध्यान से चित्र देखते हैं। कह रहा है कि भाई एक बिंदु से, तो बिंदु मान लो यहां पर है मेरा बिंदु, ठीक है, ये मेरा एक बिंदु है। कहता है 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन कितना है बेटा, ये भवन यहां से लेके यहां तक मेरा क्या है, अरे यार इधर ले लेता हूं, ये 20 मीटर ऊंचा मेरा क्या है भवन है, मतलब ये 20 मीटर है ऊंचा, मतलब h की वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा भवन है ये मेरा। अच्छा, भवन के शिखर पर लगी, शिखर का है भवन का, ये है भवन का शिखर, यही तो है भवन का शिखर, बताओ बताओ यही तो है भवन का शिखर, हाँ जी बिल्कुल, ये तो पाद बिंदु है ना। लगी एक संचार मीनार, अब मीनार खड़ी है इसके ऊपर बेटा क्या खड़ी है, मीनार खड़ी है, क्या खड़ी है इसके ऊपर, मीनार खड़ी है, ये लो जी ये मीनार खड़ी है इसकी, ठीक है ना, ये मीनार खड़ी है। अब कह रहा है कि तल और शिखर, मीनार के तल, तो मीनार का तल देखो, मीनार का तल तो ये है और शिखर ये है, तो मीनार के तल से उन्नयन कोण बना रही है, कितने बना रही है उन्नयन कोण, ये लो जी उन्नयन कोण बना दिया जी, ये लो जी कितने डिग्री का बनाया जी 45 डिग्री का, तो ये कितना है बेटा ये 45 डिग्री है, कितनी डिग्री है 45 डिग्री, क्लियर, समझ में आया। अब कह रहा है कि फिर वो दूसरा जो है, जो शिखर से बन रहा है, जो इसके शिखर से बन रहा है वो कितना बन रहा है, मीनार के तल और शिखर से उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो जो इसके शिखर से बन रहा है, शिखर तो ये है, तो यहां से जो कोण बन रहा है ये पूरा जो कोण बन रहा है बेटा ये पूरा ये 60 डिग्री बन रहा है, कितने डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, क्या समझ में बात आ गई। पूरा बड़ा कोण बन रहा है 60 डिग्री और छोटा कोण बन रहा है आपका 45 डिग्री, बना के दिखाता हूं। एक तो ये है जो 45 डिग्री का है, ठीक है भाई, और एक ये पूरा है जो बेटा 60 डिग्री का है, कितनी डिग्री का है 60 डिग्री का। नामकरण करते हैं ए बी सी, सॉरी सी, और यहां पर आ जाएगा मेरा डी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में, चित्र समझ में आ गया। अब चित्र समझ में आया हो तो फटाफट सोल्व करते हैं, ठीक है, फटाफट सोल्व करते हैं। देखिए अब इसकी ऊंचाई बतानी है मीनार की, मतलब अपने को क्या बताना है, अपने को ये वाला बताना है हिसाब किताब, ठीक है। सोल्यूशन शुरू करते हैं भैया। त्रिभुज क्या ले लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे हम, तो हम ले लेंगे, मानेंगे पहले तो, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, सीडी कितनी है, सीडी है कितनी मान लेंगे
मीनार की ऊंचाई सीढ़ी है। मान लिया कि भाई मीनार की ऊंचाई जो है सीढ़ी है, और दिया है, क्या दिया है देख लेते भाई, दिया है, क्या दिया है मेरे भाई कि भैया भवन की ऊंचाई दी है, और क्या ही दिया है, कुछ तो दिया ही नहीं, तो दिया भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी, एसी बराबर 20 मीटर। ठीक है भाई, 20 मीटर दिया है भवन की ऊंचाई, हमें ये भी नहीं दिया, और हमें एंगल दिया है, थीटा हमारे पास दिया है, थीटा हमारे पास दिया है, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, सॉरी 40, हाँ सही तो है, लिख सकते हैं कि 45 डिग्री और कोमा 60 डिग्री, ये हमें थीटा दिया है। क्लियर है क्या, यहां तक बात समझ में आ गई सभी बच्चों की, बताइए मुझे फटाफट, क्या मेरे भाई बात समझ में आई। इधर ध्यान रखना, पूरा खोपड़ी में सवाल उतारूंगा, सीधा फिट होएगा एकदम बेहतरीन, है ना भाई साहब, छोड़ के नहीं आओगे, फोड़ के आओगे सीधा। ठीक है, क्या करेंगे भाई, त्रिभुज कोई सा भी ले लो, मर्जी आपकी, 45 ले लो चाहे 60 ले लो, मैं क्या करूंगा 45 ले रहा हूं, क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो मैं लिखूंगा यहां पर त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है 45 डिग्री है, थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो भैया 45 डिग्री है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्या बनेगा tan थीटा बनेगा, tan थीटा बनेगा, तो भैया क्या बनेगा tan थीटा बराबर में कितना होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है। क्लियर है, लाल बटे का याद रखना। अब tan थीटा देखना बहुत ध्यान से, tan थीटा की वैल्यू कितनी रख रही है 45 डिग्री रखनी है, लंब कितना है चेक करो, बीसी सॉरी एसी, लंब कितना है एसी, और अपोन में आधार कितना है बेटा एबी, आधार कितना है एबी। समझ में बात आई क्या मेरे भाई, सच बताओ यार, समझ में बात आई क्या, पक्का। tan थीटा tan 45, लंब बटे आधार, लंब कितना है एसी, और एबी क्या है मेरा आधार है। क्लियर है कि नहीं है, चलो जी बहुत बढ़िया। अब tan 45 की वैल्यू रखो, tan 45 की वैल्यू साहब एक होती है, कितनी होती है साहब, एक होती है ना, भाई देखो गद्दारी नहीं करनी है, गद्दारी नहीं करनी है, समझना है बहुत ध्यान से, ए भी एक होता है, 45 की वैल्यू एक हो गई, एसी, एसी कितना दिया है मेरे भाई, एसी 20 दिया है, एसी कितना दिया है 20, अपोन में ए बी निकालना है, तो ए बी यहां पर क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भैया क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी बराबर बेटा कितना जाएगा 20 मीटर। चेक करो, ए बी की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो ए बी 20 की मल्टीप्लाई 20 में, तो मेरा क्या आ जाएगा यहां पर, मेरा बेटा ए बी आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, क्या यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी है, मतलब हमें सीढ़ी निकालना है, क्या निकालना है सीढ़ी निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे हम, बहुत ध्यान से, क्या है बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत है मेरे भाई, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए, आगे चला जाए, चलिए देखिए अब क्या करना है, अब अपने को 60 डिग्री का लेना है, तो 60 डिग्री का त्रिभुज कौन सा दिख रहा है मुझे, कौन सा दिख रहा है मेरे भाई, मुझे बड़ा त्रिभुज दिख रहा है ए बी डी, ए बी डी, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है साहब, 60 डिग्री है, बताओ समझ में आई। और हाँ यार बराबर लगाते हुए जरूर चलना है आप लोगों को, है ना, पेपर में बराबर का साइन जरूर लगाते चलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब देखो थीटा बराबर 60 आ गया, तो भैया क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार सेम टू सेम चलेगा, लंब बटे आधार, तो क्या लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ही लगेगा, क्या बिल्कुल ठीक वही लगेगा, tan है तो भाई थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब बहुत ध्यान से, tan थीटा कितना है, tan थीटा कितना है 60 डिग्री, tan सॉरी सीधा 60 लिख दिया भैया, tan 60 डिग्री, और बराबर आधार कितना है, आधार तो सेम टू सेम ही, सॉरी लंब कितना है मेरे भाई, लंब सॉरी बाय मिस्टेक, लंब कितना है, लंब भैया एसी और प्लस में पूरा, ये देखो यहां से यहां तक ये पूरा लंब है, ए बी और डी में, आई बात समझ में, पूरा लंब है, तो कितना है एसी प्लस सी डी, क्या है एसी प्लस सी डी, यही तो है, और आधार, आधार कितना है ए बी। क्या बात यहां तक समझ में आ गई मेरे भाई, क्या बात यहां तक समझ में आ गई, ए बी क्लियर है ना, पूरा का पूरा ये है और ये आधार है। अब tan 60 की वैल्यू बेटा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है √3, और बराबर AC प्लस BD, AC निकाला है क्या, AC निकाला है क्या, नहीं दे रखा है भैया, कितना दे रखा है 20, प्लस CD, CD तो निकालना है, CD तो निकालना है, CD तो निकालना है, देखो यहां पर AC दे रखा है, CD निकालना है, और AB अभी निकाला, AB कितना निकाला 20, AB कितना निकाला 20, यहां रख देता हूं ताकि पता चले, ये निकाल लिया अपन ने 20, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कितना निकाला अपने, हमने निकाला 20, तो यहाँ पर 20, कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, बताओ सारे बच्चे फटाफट फटाफट, सवाल छोड़ेंगे नहीं, सवाल छोड़ेंगे नहीं, सवाल फोड़ेंगे, ध्यान रखना, सवाल फोड़ेंगे ध्यान से, क्रॉस कर दो,
20 की इधर उसकी उधर, तो 20 की करेंगे √3 में, तो बेटा 20 √3 और बराबर में 20 सी कम 20 और प्लस में CD। एक में करोगे तो सेम ही रहेगा। अब 20 को इधर ले लो, 20 को इधर लेके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 अंडर √3 और इधर आके माइनस का 20 और बराबर में बेटा कितना CD। आया समझ में? समझ में आया? सच बताओ समझ में आया? चलो समझ में भी आएगा, इधर घुसा दूंगा सारा सवाल, बस बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए। अब क्या करूंगा, 20 और 20 कॉमन है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा भाई, 20 तो यहां से गया तो बचा क्या √3 माइनस 20 यहां से भी गया तो बचा क्या 1, बचा क्या 1 और ये बराबर क्या हो जाएगा CD। बराबर क्या हो जाएगा CD, चेक कर लो, चेक करो, यही निकालना था क्या, चेक कर लो मेरे भाई, यही निकालना था, निकालना कि नहीं था, निकालना था कि नहीं था, यही निकालना था, है ना। तो हम लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या मानी थी, मीनार की ऊंचाई CD, CD बराबर कितना है 20 और रूट में 3 माइनस 1 और ये मीटर जरूर लगा के आना प्यारे लाल, है ना। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। क्या सवाल समझ में आया मेरे भाई? अगर सवाल समझ में आया हो ना मेरे भाई तो शेयर करो अभी के अभी, क्योंकि रात ही बाकी है, रात बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है ना। अभी रात है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो फटाफट निपटाओ इसको जल्दी। चलिए तो चलते भाई अगला सवाल देखते हैं फटाफट। सवाल नंबर 6 अपने को क्या दिया है, एकदम खतरनाक सवाल नंबर 7 देखते हैं बेटा। सवाल नंबर 7 क्या है, कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक मंजिल है उसके टॉप से देखने पर, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, मतलब उस मंजिल की ऊंचाई ज्ञात करनी है तथा दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, लास्ट ईयर भी आया था, है ना। गजब सवाल है, तो सवाल बेहतरीन है। √3 की वैल्यू लेनी है क्या, √3 की वैल्यू लेनी है, नहीं लेनी है √3 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया हमने लेते हैं यहां पर फटाफट मार्कर ले लेते दूसरा डार्क कलर का, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये लेते ब्लैक कलर, बेहतरीन। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक बहुमंजिल भवन है उसका शिखर देख लेते हैं। ये है भैया भवन, ये पूरा ऊंचा भवन है, इसके शिखर से, इसके शिखर से यहां से देख रहा है कोई बंदा, ये उसकी आंख है, ठीक है, यहां से देख रहा है। देखने पर बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, तो एक दूसरा भवन है जो कितने मीटर ऊंचा है बेटा, वो 8 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर, 8 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना, 8 मीटर ऊंचा है। उस भवन को देख रहा है ना, उस भवन के तल, शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर मतलब यहां से शिखर और इसका अवनमन कोण, सॉरी ये आराम से खींचेंगे, ठीक है ना। इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण तो भैया ये होता है, ये होता है, ये होता है कि नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। साफ सुथरा चित्र बनाना है, साफ सुथरा चित्र बनाना है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बन गया चित्र, रेडी हो गया, ये चित्र बन के अपना क्या हो गया, रेडी हो गया। ये कह रहा है कि जब शिखर से देख रहा है यहां से, तो फिर कौन बन रहा है कितना बेटा, अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यहां पर मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, कितने डिग्री, 30 डिग्री, बिल्कुल ठीक, ठीक है कि नहीं है, 30 डिग्री बन रहा है ना। अब कह रहा है कि अगर शिखर से देखिए, अगर तल से देखे, तल से कितने डिग्री बनता है, तल से कितने डिग्री बनता है, तल से बनता है बेटे 45 डिग्री। तल के साथ कितने का बनाता है, तल के साथ बेटा कितने का बनाता है, तल के साथ बनाता है ये 45 डिग्री। तो इसको भी मिलाना पड़ेगा, ये तो जमीन पे ही रहेंगे ना, भवन तो जमीन पे ही खड़ी होगी, ठीक है। इससे जो कोण बना रहा है, ये जो कोण बन रहा है बेटा, ये बन रहा है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये कितना बन रहा है, यहां से भी पूरा पूरा बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है, पूरा बन रहा है 45 डिग्री का। अब क्या होता है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर बराबर होते हैं, है ना। अब इस मीनार का शिखर है तो यहां पर ये मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, ये मिला देंगे। अब देखना कि ये है तो जेड बनेगा, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा क्या, चेक करो, चेक करो, ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, एकांतर कोण, है ना। और ऐसे ये वाला एंगल देखना, डार्क कर देता हूं, ये वाला एंगल अब जो बेटा बनेगा, ये भी तो बराबर बराबर बनेगा। कितना डिग्री, 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। चित्र बना लिया, एक ऊंची मीनार है, इससे एक भवन को देखा जिसकी हाइट
कितने मीटर है? 8 मीटर है। जब उसने देखा ऊपर से, तल से देखा उसके शिखर पर, तो कितना बना? 30 डिग्री अवनमन बना। और जब तल से देखा शिखर से तो 45 डिग्री बना। यहां तक क्लियर है? नेम लिख देते हैं भैया, नेम लिख देते हैं। ए बी सी डी और यहां पर है ई, यहां पर है ई। क्या बात यहां तक क्लियर हो गई सारे बच्चों को? क्या चित्र समझ में आ गया भाई? चित्र समझ में आ गया। देखिए वहां से देखा, ये भवन था मेरा, इसके शिखर को देखा 30 डिग्री बनाया, जब तल को देखा तो 45 डिग्री बनाया। बस इतना सा काम है ना? शिखर को देखा तो 30 डिग्री बनाया और जब तल को देखा तो 45 डिग्री बनाया। क्लियर है? क्या अब आगे चला जाए? क्या अब आगे चला जाए? बताओ बताओ जल्दी, आगे चला जाए क्या? हाँ जी चला जाए। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं, चलते, फिर क्या टेंशन है। अब हम हल लिखते हैं, है ना? बहुत प्यार से देख लेंगे इसको। अब चित्र ही है, अगर चित्र हो गया ना ऊंचाई दूरी में, चित्र बन गया तो ये मान लो आपका सवाल सोल्व हो गया। ये मान लो आप, ठीक है ना? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिर। अब देखो अब मैं कोई सा भी एंगल ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? कोई से भी एंगल। तो मुझे क्या बताना है? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, एक तो मुझे ये बताना है, पूरी ऊंचाई बतानी है मेरे भाई। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूरी, यानी कि बी और ई बताना है। समझ में बात आ गई? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बतानी है। और दो भवनों के बीच की दूरी, एक तो यहां से लेके पहला भवन और ये दूसरा भवन था, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो ये दो चीज मुझे ज्ञात करनी है, ये दो चीज मुझे ज्ञात करनी है। अब एक बार बताओ, अगर ये 8 मीटर है तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 8 मीटर ही हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक। क्लियर है? रेक्टेंगल बनाएगा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि मैंने उसके हिसाब से मिला दिया। आया समझ में? ये होगा 8 तो ये भी 8, जितना ये आएगा उतना ही ये भी आएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब हम सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन करते हैं। सब चीजें लिख लेना, दिया है जो दिया है ना? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दी है ना? डिग्री के थीटा दी है, ये सब ठीक है। तो अब हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज, बेटा बहुत ध्यान से, त्रिभुज कौन से की बात कर रहा हूं मैं? मुझे दे रखा है, मुझे दे रखा है, तो ये किसमें है? ये किसमें है? देखो ये अगर मैं पूरा ले लूं, ये अगर मैं पूरा ले लूं तो मुझे ये तो पता है, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा। तो मैं बड़ा त्रिभुज ले रहा हूं, मैं बेटा बड़ा त्रिभुज ले रहा हूं, ठीक है ना? बड़ा त्रिभुज। तो मैं ए बी ई, दोबारा से ए बी ई ले रहा हूं, ठीक है ना? तो लिख रहा हूं त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में थीटा बराबर कितना ले रहा हूं मैं? 45 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री। और इसके सामने वाली भुजा लब होती है बेटा, लब होती है, और नीचे वाली आधार होती है। बात खत्म हो गई। टैन लगेगा साहब, बिल्कुल ठीक, टैन लगेगा, कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो बेटा मैं लिख दूंगा यहां पर टैन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। ठीक है नहीं? माइक चल रहा है भाई? ठीक है, माइक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टैन 45 आधार लंब, लंब कितना है बेटा? लंब चेक करो, बीसी तो है ही और ईसी भी है, तो बीसी प्लस ईसी दोनों हो जाएंगे, है ना? बीसी प्लस में ई और सी, और ई को सही से बनाते हैं ना, ईसी हो जाएगा। और अपोन में आधार, आधार कितना है? ए बी, आधार कितना है? ए बी। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? समझ में आई? अब भैया tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की 1 होती है ना? और बीसी, बीसी कितना दे रखा है? सॉरी, बीसी कितना है? हाँ निकाल दो भैया, बीसी कितना है? बीसी 8 मीटर, कितना है? 8 मीटर। और प्लस में ईसी तो पता नहीं, ईसी तो निकालना पड़ेगा, और ये ए बी भी निकालना पड़ेगा। क्लियर है क्या? समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ए बी बन जा ए बी, और बराबर में हो जाएगा 8 प्लस ए, सॉरी ई सी, है ना? ई सी। समीकरण नंबर 1 हमारे पास निकलकर आ चुकी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्या बात यहां तक क्लियर हो गई? क्या बात यहां तक समझ में आ गई मेरे भाई? है ना? चलो जी, अब हम क्या करते हैं? अब हम छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, है ना? अब हम छोटा वाला त्रिभुज लेके देखेंगे कि क्या कुछ बनेगा। तो हम लिखेंगे बात कि त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, है ना? त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री ले रहा हूं भैया, है ना? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लंब, क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? टैन होता है, लंब बटे आधार। तो भैया वही बात है कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टैन, थीटा की वैल्यू रखते हो डायरेक्ट इतनी, और लंब चलो लिख देता हूं यार, है ना? थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे आधार। कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप लेट हो जाएगा। टैन थीटा कितना होता है? 30 डिग्री। टाइम ज्यादा लग सकता है और कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान से, टैन थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। लंब कितना है? लंब चेक करो इसमें, इसमें तो ईसी है या सीई है, ईसी लिख देता हूं, इधर ईसी लिखा हूं, ईसी। और अपोन में आधार कितना है बेटा? डीसी। आधार कितना है? डीसी। आधार कितना है? डीसी।
चेक कर लो आधार कितना है डीसी। समझ में बात आ गई? समझ में बात आ गई ना? तो ये पता ना तो ये पता, बट हमें ए भी पता है, और ए भी बराबर क्या है? ए भी बराबर बेटा कितना है? ए भी बराबर है मेरा जितना कितना। या फिर एक काम करूं, ईसी की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां पर ईसी की वैल्यू मैं रख दूंगा, मुझे डीसी मिल जाएगी। और डीसी क्या है? डीसी तो सेम ही होगा, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, डीसी की वैल्यू रख देता हूं। ए भी बराबर डीसी है, तो मुझे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बराबर। देखना बहुत ध्यान से, मजा आने वाला सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत खास भी, ठीक है। अब ईसी तो मुझे पता नहीं, तो मैं ईसी तो सेम टू सेम रख देता हूं, अपॉन में डीसी कितना है? डीसी है मेरा बेटा कितना? 8 प्लस ईसी, 8 प्लस ईसी, 8 प्लस ईसी, तो लिख देता हूं 8 प्लस ईसी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? समीकरण 1 से कर लिया मैंने, ये मैंने लिख दिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो मैं लिख देता हूं यहां पर बेटा कि ए बी बराबर हो जाएगा डीसी के, ये बात मैंने लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं है? ए बी बराबर डीसी के हो जाएगा, तब मैंने यहां से लिख दिया ये चीज, या मैं यहां पर ले लेता हूं, है ना? ए बराबर डीसी है तो समीकरण 1 पे ही है, ठीक है। आगे समझ में? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां तक बताओ मुझे पहले फटाफट जल्दी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? चलो जी, अब देखना बहुत ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल है, इसकी इधर इसकी इधर, तो हो जाएगा 8 प्लस में ईसी और बराबर में √3 क्या हो जाएगा? ईसी अंडर रूट क्या हो जाएगा? ईसी। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? नहीं दिक्कत है, हो सकता है कुछ ना कुछ मिस किया हो, काम मिस किया, काम मिस किया। ये तो 8 दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो ये भी 8 हो जाएगी, तो ये निकालना चाहिए था मुझे। कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले वो निकालना था, मुझे निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या कर सकता हूं, ईसी को इधर ले लूं, अगर मैं ईसी को मैं इधर ले लूं तो उधर 8 चला जाएगा, उधर 8 चला जाएगा, है ना? उधर 8 चला जाएगा, तो अगर मैं हाँ हाँ कुछ तो गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं मान रख दिया भाई, कहीं ना कहीं मान एक बार चेक करते हैं भाई, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेंगे एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत नहीं करना है अपने को, गलत नहीं करना है ना? tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, बिल्कुल ठीक किया है। tan 45 का मान 1 होता है, बिल्कुल ठीक किया है। तो भैया AC बराबर, क्योंकि BD है, AC बराबर जो है वो है मेरा कोई दिक्कत नहीं, अभी हो गया। और ये AB बराबर 8 दे रखा है, तो PD प्लस 8 बराबर BD हो जाएगा, BD हो जाएगा, PD हो जाएगा √3, इतना PD √3, तो PD 8 बटे कितना आ जाएगा मेरा? मेरा आ जाएगा, मेरा आ जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गई। दोबारा देखते हैं ना, दोबारा देखते हैं इसको, कहीं ना कहीं गलत हुआ है, चेक करते हैं, चेक करते हैं भाई, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। मैं 30 लेके देखता हूं, पहले क्या लेके देखता हूं? मैं 30 लेके देखता हूं, वैसे तो 45 लिया है, 45 लेके भी बात बन जाएगी। हमने कहीं गलत किया है, चेक करते हैं कि रूट थीटा बराबर 45 ले लिया, है ना? tan थीटा लंबटे आधार, ये हो गया BC, BC प्लस में EC, tan 45 की वैल्यू बात चल रही है, तो tan 45 का तो ये पूरा है, ये पूरा मैंने ले लिया, तो क्या होता है बेटा? BC प्लस में EC और बटे में आधार, आधार तो नहीं पता था, आधार तो नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक भी हो गया बात। अब डेंटल वैल्यू एक हो गई, ए बी बराबर हो गया बेटा 8 प्लस में ईसी, क्योंकि ईसी पता नहीं है ना? ईसी पता है क्या? नहीं पता ईसी, नहीं पता ईसी, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा क्या हो जाएगा? ए बी ईसी हो जाएगा मेरा BC प्लस ईसी, तो ई बी हो जाएगा, BE हो जाएगा, है ना? तो BE हो जाएगा, तो BE हो जाएगा। तो मैंने BE नहीं लिया है भैया, मैंने तो EC ले लिया, है ना? BE लेना था मुझे, पूरा मंजिल है ना, तो BE लेना था, मैंने लिया है BC, मैंने लिया है BC, BC प्लस में EC तो हो गया BE, सही बात है कि नहीं है? BC प्लस में EC BE हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और AB बराबर हो गया 8 प्लस में EC, क्योंकि BC तो दे रखा है 8। अब मैं अगर निकालना चाहूं यहां से, AB बराबर DC है, AB बराबर DC है, क्योंकि अब DC की वैल्यू है 8 EC, 8 प्लस EC, लंब बटे आधार, लंब कितना है? EC और 8 EC, ये उधर चला गया, है ना? ये उधर चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई, तो ये 8 प्लस EC और यहां पर √3 EC। अब अगर मैं इसको इधर लाऊं, तो इसको इधर ले लूं, तो 8 बराबर हो जाएगा √3 EC और माइनस में EC बराबर में 8। तो यहां से EC को मान ले लूं, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, EC बराबर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है। चलिए यहां से मैं क्या कर लेता हूं, यहां से बहुत ध्यान से, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर कि यहां पर मैं इसको इधर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 8 बराबर में √3 EC और माइनस में EC,
ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। आया समझ में? अब यहां से ईसी कॉमन ले लो भैया, क्या कॉमन ले लो? ई सी कॉमन ले लो, बराबर में क्या बचेगा, सॉरी ईसी कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ईसी जब 8 ले लो इधर, चलो 8 ले लेते हैं, देखना बहुत ध्यान से, देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से कि 8 तो इधर ही है, इधर से ईसी और इधर से ईसी, तो ई सी कॉमन ले लिया तो बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा? है ना? बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने सही करे थे, बिल्कुल बिल्कुल सही था, यहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो जी, अब मैं इधर आ जाता हूं, है ना? अब मैं इधर आ जाता हूं, यहां से कोशिश करते करने की, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, मार्कर ब्लू यूज करते हैं। अब अगर मुझे ईसी निकालना है, मुझे अगर ईसी निकालना है तो ईसी बराबर हो जाएगा बेटा 8 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1। यहां से बात क्लियर हो गई क्या? यहां से कोई दिक्कत है क्या? ईसी मुझे निकालना है तो कितना होगा? 8 अपॉन में रूट 3 माइनस 1। ईसी निकाल लिया मैंने 8 अपॉन में, सॉरी ईसी निकाल लिया मैंने कितना? 8 अपॉन में रूट 3 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, लेकिन रूट 3 का क्या कर देंगे? हर का परिमेकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? हर का परिमेकरण कर देंगे। तो करो हर का परिमेकरण। कैसे करेंगे हर का परिमेकरण? कि ईसी बराबर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई, हर का परिमेकरण करना आता है कि नहीं आता? इसका साइन बदल दो, इसका साइन बदल दो, तो क्या हो जाएगा? 3 रूट प्लस 1 और अपॉन में रूट 3 माइनस 1, तो रूट 3 प्लस 1। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर है? हर का परिमेकरण कर दिया, हर का परिमेकरण कर दिया, तो हर का परिमेकरण, ठीक है ना? हर का परिमेकरण लिख देना, हर का परिमेकरण करने पर। ठीक, बहुत बेहतरीन सवाल है, मस्त सवाल आया इस बार। तो ईसी बराबर मल्टीप्लाई कर दे भैया, 8 रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चलो आंसर लिख दो कि मेरे पास जगह कम है। ठीक है, सीधा सीधा रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से इसको सोल्व करके 2 से कटेगा 4 पे, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ईसी बराबर कितना आ जाएगा? 4 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1। ये हमारा फाइनल ईसी आ जाएगा। ये हमारा फाइनल कितना आ जाएगा बेटा? ईसी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ईसी आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? यहां तक देखो, हमने ईसी कॉमन ले लिया तो हमें ईसी चाहिए था, क्योंकि ये तो पता है, जब ये पता चल जाएगा तो जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? आ गया समझ में? जोड़ देंगे। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां तक बात समझ में आई? पहले बेटा इसको नोट करो, क्योंकि ये सवाल और बचा है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का आएगा, ध्यान रखना, 6 नंबर से कम का मिलेगा नहीं आपको। लॉन्ग, फटाफट करो कि मैं इसको इरेज करने वाला हूं, मैं इसको इरेज करने वाला हूं, जुगाड़ को, इधर वाले को। ठीक है, चलिए हो गया, नोट कर लिया, करो नोट जल्दी। चलो जी, बहुत बढ़िया, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं इधर से। ठीक है, ये वाला इरेज कर देते हैं हिस्सा। अब बहुत ध्यान से समझना, है ना? बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे करके, और ये यहां पर दिख रहा है, ये एरो लगा दिया, टेंशन नहीं कि यहां से यहां किया हूं मैं। अब मुझे चाहिए पूरा बीई, पूरे मंजिल की ऊंचाई चाहिए मुझे, पूरे भवन की ऊंचाई। ठीक है ना? तो मुझे किसकी ऊंचाई चाहिए? मुझे चाहिए भैया बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो मैं लिखूंगा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है? बी और ई है बेटा, बी और ई है कि नहीं है? अब उसमें कौन कौन है? बीसी प्लस में ईसी, यही तो दोनों हो गए, यही तो दोनों हो गए पूरे भवन में, बीई में बीसी प्लस ईसी, है ना? जोड़ो जोड़ो भाई, जोड़ो, क्या दिक्कत है? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, बीसी कितना निकाला? बीसी, बीसी दे रखा है उसने 8, प्लस ईसी कितना निकाला हमने? 4 और अंडर रूट 3 प्लस में 1। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बेटा? मैं कॉमन भी तो ले सकता हूं, 4 इधर से भी 4 इधर से भी। चेक करूं क्या? 4 इधर से भी 4 इधर से भी कॉमन ले लेंगे क्या? तो मेरी ऊंचाई हो जाएगी, मेरी ऊंचाई हो जाएगी 4 रूट 3 प्लस 1, यही है। और कॉमन वॉमन कुछ नहीं रखा, यही है, यही ले रखी है इसमें तो भैया, ये एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है। तो ये तो हो गई मेरी मीटर में आंसर, ऊंचाई हो गई मेरी, क्या हो गई? बहुमंजिल में इमारत की ऊंचाई हो गई है मेरी। यहां तक ही एनसीईआरटी में दे रखा है आंसर। ठीक है, यहां तक दे रखा है, कोई दिक्कत? ये हो गई। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी कितनी निकाली थी भाई साहब? ए बी कितना निकाला था? ए बी, ओ माय गॉड, वो तो हमने मिटा ही दिया। ए बी कितना निकाला था, है ना? तो ए बी पर देख लेता हूं एक बार कितना निकाला था, फिर हम देख लेते हैं। ए बी निकाला था ए बी निकाला था बेटा, कितना निकाला था ए बी? ये निकाला था हमने 4
√3 + 1, 4√3 + 1 निकाला था क्या? चेक करो, 4√3 + 1 निकाला था क्या? चेक करो एक बार, है ना, दोबारा चेक करते हैं ना, वो हमें लिख लेना था, सॉरी कोई बात नहीं। हमें ए बी निकालना था, तो ए बी निकालने के लिए क्या होगा? लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो मैं लिख दूं कि भैया ए बी हमने निकाला था, वो ध्यान से, ए बी हमने निकाला था क्या? लंब, लंब कितना है? पूरे का, पूरे का 8 प्लस में ईसी, 8 प्लस में ईसी, और अपोन में कितना था? अपोन में कितना था? सॉरी 10, ए की वैल्यू ए बी था, ए बी बराबर 8 प्लस ईसी था, है ना, 8 प्लस ईसी था, कितना था? 8 प्लस ईसी। तो भैया ए बी निकालना था हमें, ए बी कितना था हमारा? 8 प्लस में ईसी, क्लियर है? 8 प्लस में कितना था? ईसी। अब ईसी की वैल्यू कितनी है? ईसी की वैल्यू कितनी है? 4√3 + 1, कितनी है? 4√3 + 1 है, तो 8 प्लस, यहां पर ले लेंगे हम 4√3 + 1, है ना। ईसी यही तो निकाला हमने, ईसी क्या निकाला हमने? ईसी कितना निकाला? 4 + √3, यही तो निकाला था भाई, और क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना। लंबा सवाल है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी बराबर, करते करते पता चलता है कि क्या होगा, करते करते पता चल जाता है ऑटोमेटिक। 8 प्लस में 4 की मल्टीप्लाई करो, 4√3, 4√3, और प्लस में 4 एकम 4, सही बात है भाई, मल्टीप्लाई है तो चिपका दी मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कि भाई 4 और 8 और 4, 8 सॉरी 4 और 8, 4 और 8 12, 12 प्लस में 4√3, क्लियर है? समझ में बात आई? समझ में बात आई? अब कॉमन क्या ले लू? कॉमन ले लू 4, कॉमन ले लू 4, 4 कॉमन ले लिया तो यहां बचा क्या? 3, 4 3 12, और प्लस 4 भाग गया तो बचा √3, और ये क्या है? ये दो घनों के बीच की दूरी है मीटर में, आंसर मेरा आ गया। ये मेरा बेटा फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर की ए बी की जो दूरी आई है वो आई है बेटा 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। बहुत बेहतरीन सवाल, गजब सवाल था भाई साहब, गजब गजब सवाल था। ये कैलकुलेट मैंने किया है उसको सोल्व करने के लिए, ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए, इस चीज को, ठीक है, समझ में आया क्या मेरे भाई? थोड़ी दिक्कत हुई बट हमने सवाल कर लिया बहुत आराम से, ज्यादा हमें टेंशन नहीं हुई है, ठीक है ना, क्योंकि लेंथी सवाल था और लेंथी सवाल में आपको बहुत जोखिम झेलना पड़ सकता है। चलिए आगे समझ में, आगे समझ में, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? नोट करो फटाफट जल्दी, नोट कर लिया? सवाल 100% आने के चांस है आज की क्लास में से, भाई आज ही आ जाए, नहीं तो कल को तो गाजिबाद है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं फटाफट, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण, तो दोनों कोण कैसे है बेटा? न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटे होते हैं न्यून कोण, तथा कोस ए बराबर कोस बी है, कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। बेहतरीन सवाल, इंपोर्टेंट सवाल, गजब सवाल। एक आता है साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए बराबर साइन बी, वो भी सेम सवाल है, दोनों ही सेम सवाल है ना। ये सिखा देता हूं, करने का तरीका देख लेना। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, बहुत ध्यान से, ए और बी, तो मैं मान लेता हूं न्यून कोण तो यही होते हैं, ये दोनों ही तो न्यून कोण होते हैं, क्योंकि तो मेरा राइट एंगल 90 डिग्री होता है, न्यून कोण तो ये होता है, तो ये मान लेता हूं मैं ए और ये मान लेता हूं मैं बी, फिर ये मान लो चाहे कुछ भी, आपकी इच्छा है। तो मैंने मान लिया ए बी सी, क्योंकि ए और बी न्यून कोण है, ये कंडीशन है, ए और बी न्यून कोण है। अब देखो बहुत ध्यान से, अब हमें क्या दिया है, अब हमें क्या दिया है, हल में देखेंगे, हमें हल में देखेंगे बहुत ध्यान से कि हमें दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी, क्या दिया है बेटा? कोस ए बराबर कोस बी। अब कोस ए क्या होता है बेटा? लाल बटे कक्का से ध्यान रखना, लाल बटे कक्का से ध्यान रखना कि आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे, क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बराबर ये भी आधार बटे कर्ण होता है, ध्यान रखना, कोस तो दोनों ही है ना, आधार बटे कर्ण होगा। बताओ बताओ समझ में आई क्या बात? बताओ समझ में आई क्या? फटाफट जल्दी आए समझ में, आगे चलते हैं। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है कि अगर ए की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? ए की, देखना वो ध्यान से, ए की बात चल रही है, तो एंगल ए तो ये है, इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये वाली बेटा आधार, और ये वाली बेटा कर्ण। सही बात है कि नहीं है? आई बात समझ में? भाई एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और ये कर्ण भी है आधार, कहानी खत्म। अब मुझे क्या लगाना है? आधार बटे कर्ण। अब मुझे क्या लगाना है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं? आधार बटे कर्ण, तो लंब का मुझे 4 बिंदु डालना, मेरा ये है, तो ये आधार है। आधार कितना है? एसी। आधार कितना है? एसी। अपोन में कर्ण कितना है? कर्ण ए बी। कर्ण कितना है? ए बी।
कर्ण कितना है ए बी, समझ में आई बात, आधार बटे कर्ण हो गया। अब दोबारा आधार बटे कर्ण, लेकिन बात किसकी हो रही है, बी की, बी की। बहुत ध्यान से इसको हटाओ, इसको हटाओ, पहले इसको नोट करो, क्या नोट कर लिया, चलो इसको रहने दो। बी की बात हो रही, तो बी के सामने वाली भुजा लंब, बी के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये क्या बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी ये वाली भुजा, और ये कर्ण तो सेम रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है ना, कर्ण नहीं बदलता। तो अब देखो आधार बटे कर्ण कह रहे हैं, तो आधार कौन है, आधार तो ये है यानी बीसी, आधार तो क्या है बीसी, अपोन में कर्ण क्या है, कर्ण ए बी है, कर्ण कितना है ए बी। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या मेरे भाई, क्या यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है, सारी चीज होगी सब बिल्कुल क्लीन एकदम मामला। चलो जी अब देखना बहुत ध्यान से, क्या मैं एबी से एबी काट दूं, क्या मैं एबी से एबी काट दूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। बहुत ध्यान से 2 की स्पीड 2x की स्पीड में पढ़ा रहा हूं आज, 2x की स्पीड में पढ़ा रहा हूं भाई साहब, क्योंकि टाइम बहुत कम है। बहुत ध्यान से और समझ में भी आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर समझ में आ रहा ना मेरे भाई तो लाइक कर दो यार वीडियो को, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को यार फटाफट, है ना। और लिखो कमेंट में कि सर समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना, लिखो जल्दी, है ना, लिखो जल्दी, ये मैं कह रहा हूं भाई साहब, लिखो, मैं कह रहा हूं लिखो, क्लियर है ना, क्योंकि यहां पर आज पूरी जान लग रही है, जितनी भी जान है ना उससे भी ज्यादा, औकात से ज्यादा जान लगाई तुम्हारे लिए, ठीक है ना, तुम्हारे लिए औकात से ज्यादा जान लगाई मेरे दोस्त। अगर तुम्हें लगता है ना कि सर ने आज औकात से ज्यादा जान लगाई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर, और जो भी बच्चे नहीं है सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब, ठीक है। चलिए अब देखना क्या बचा मेरे पास, AC बराबर में बचा BC, क्या बचा, AC बराबर में बचा BC। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मतलब क्या कह रहा है, ध्यान सुनो, AC कौन है, AC ये रही मेरी AC, ये रही मेरी AC, ठीक है। AC बराबर में क्या है BC, BC कौन है मेरी, ये रही मेरी BC, ये रही मेरी BC। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जिनकी आसन्न भुजाएं बराबर होती है, अगर किसी त्रिभुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं यार, उनके सामने वाले कोण। तो इसके सामने कौन बैठा है, ए बैठा है, इसके सामने कौन बैठा है, ए बैठा है, इसके सामने कौन बैठा है, बी बैठा है, इसके सामने कौन बैठा है, बी बैठा है। तो भैया BC के सामने, BC के सामने एंगल ए है, BC के सामने एंगल ए है, तो मैं लिख दूं एंगल ए बराबर क्या है, क्या बच गया, AC, AC के सामने, AC के सामने कौन है, AC के सामने कौन है भैया, AC के सामने B है, एंगल B है, तो यह है एंगल B। क्या समझ में बात आ गई, और यही तो सिद्ध करना है मेरे भाई, चेक कर लो, चेक कर लो, एंगल A बराबर एंगल B, तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पर, चूंकि 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 रीजन देंगे, रीजन क्या देंगे कि सम्मुख भुजाओं के, सम्मुख भुजाएं, यहां से लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं बेटा, क्या होते हैं, बराबर होते हैं कोण भी, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फटाफट उतारो, इतना ही था खत्म, इतना ही था, 2 नंबर खत्म, इतना ही था। साइन ए और साइन बी वाला भी आता है, साइन पी और साइन क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों सवाल है, ठीक है। उतारो फटाफट जल्दी, जल्दी उतारो, उतार लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं फटाफट, अगला सवाल देखते हैं फटाफट, चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 देखते बेटा। सवाल नंबर 2 क्या है, आज मजाक का मूड नहीं, मजाक का मूड नहीं, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 देखिए, क्या AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। बेहतरीन सवाल, गजब सवाल। अंतिम पद से nवां पद निकालना आ सकता है, रट्टा मार लो, अंतिम पद से nवां पद निकालना आ सकता है, सीधा सीधा उनका योग 78 दे सकते हैं। और प्रथम n पदों का योगफल, यानी प्रथम 1000 पदों का योगफल, प्रथम 40 पदों का योगफल, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल, इन पे रट्टा मार के जाना, इन पे रट्टा मार के जाना, ठीक है ना। और एक ये सवाल मेरी तरफ से देखो क्या है, बहुत ध्यान से, कि भैया A की वैल्यू प्रथम पद है तो A की वैल्यू 24 हो गई, ठीक है। B की वैल्यू कितनी हो गई, 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 मतलब B की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 3। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई बोलो यस, बात समझ में आई बोलो यस, आया समझ में। चलो देखिए A की वैल्यू 24, B की वैल्यू इतनी आ गई, और उनका योग है, योग 78 हो, योग 78 हो, मतलब SN की वैल्यू कितनी, SN की वैल्यू कितनी 78। बेटा कितने पद, मतलब N की वैल्यू चाहिए, कितने पद N की वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो यस, यस बोलो यस सर, चाहिए कि नहीं, मजा आया, मजा आया। देखिए अब कैसे निकलता है चुटकी में सवाल, बहुत ध्यान से, कि भैया SN बराबर n पदों का योगफल का फॉर्मूला भी लिख रहा हूं साथ साथ, n पदों का फॉर्मूला, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d, इंटू में d। क्या बात समझ में आ गई, क्या सूत्र याद आ गया, याद आया सूत्र। अब भैया रखो, SN की वैल्यू मुझे दे रखी है, SN की वैल्यू कितनी रखी है सॉरी, SN की वैल्यू कितनी रखी है 78, 78 बराबर n/2 कितना है, n/2 तो निकालना है, n तो निकालना है कि नहीं, n तो निकालना है, पदों की संख्या अपॉन ब्रैकेट 2a, a कितना है 24, a कितना है 24 प्लस n-1 और इंटू d कितना है माइनस का 3। बोलो यस, क्या बात समझ में आई मेरे भाई, ऐसा में, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखे जरा क्या करेंगे, ये 2 इधर फालतू में इधर ले लो, खाली नंबर इधर ले लो, कितना हो जाएगा 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16
8 और 2 सत्ते 14 और 1 15, 156 बराबर n तो है ही, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 48, 24 दूनी 48 ही होता है ना। और ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 3 कम 3n, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3। समझ में आ गई बात? देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस अगेन, ठीक है कि नहीं? समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में। अब 156 बराबर n 48 और 3, 48 और 3 51, 51 माइनस में कितना 3n, 3n क्लियर है? समझ में आई? द्विघात समीकरण बनेगी भाई साहब, गोल खड़े करो, खत्म करो काम। अब देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो जी, 156 बराबर n की मल्टीप्लाई तो 51n और माइनस n की 3n स्क्वायर। देखो n सेम है, n सेम है तो पावर जुड़ जाते हैं मल्टीप्लाई में, है ना? तो 3 के 3 और n स्क्वायर क्लियर है भैया। क्या करो, इसको उधर ले लो, इसको उधर ले लो, तो समीकरण निकल के क्या आएगी? समीकरण निकल के मेरे भाई ये आ जाएगी, दिखा देता हूं कि माइनस का 3, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इसको मत ले जाओ, इसको ले जाओ, क्योंकि माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले लो, है ना? ज्यादा जल्दबाजी में नुकसानदायक होती है। -3 का स्क्वायर इधर ले तो कैसे हो जाएगा? प्लस का 3n स्क्वायर, इसको भी इधर ले, अब सबको इधर ले, माइनस का 51n, माइनस का 51n और प्लस का 156, प्लस का 156 और बराबर आ गई 0। तुम है मेरे हीरो, है ना? तुम ही हीरो आज के, है ना? तुम ही हीरो आज के और कल के, ठीक है ना? क्या ये बात समझ में आ गई? 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस 17 3 51 होता है भाई साहब, 17 3 51 होता है, और प्लस में 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और बराबर में 0, तो n स्क्वायर माइनस के 17n और प्लस के 52 बराबर में 0। मेरे भाई अब कराने की जरूरत नहीं, इसको आगे खुद कर लेना, होमवर्क है, आगे खुद कर लेना, होमवर्क है, फैक्टर करने और कुछ नहीं करना, फैक्टर करने भैया 13 चौके 52, 13 और 4 17 हो गए। लो आई समझ में, नोट करो फटाफट जल्दी, नोट करो जल्दी फटाफट। क्या ये बात समझ में आई? क्या सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया सीधा भेजने जाएगा भाई साहब, आज की गारंटी है, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल फटाफट 10वें सवाल पे चलते हैं और देखते हैं सवाल क्या दिया है, बेहतरीन एकदम। सवाल नंबर 10 देखते हैं भाई साहब, सवाल नंबर 10 क्या है? सवाल नंबर 10 बेहतरीन है, कह रहे हैं किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है, पहले 14 पदों का 1050 दे रखा है, कहता है इसका प्रथम पद 10 हो तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, करते हैं सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है कि भैया प्रथम पद मतलब एक ही वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 14, ठीक है? योगफल एसएन दे रखा है, कितना दे रखा है? 1050 दे रखा है, कितना दे रखा है? 1050 दे रखा है। प्रथम 14 पदों का योगफल दे रखा है, अच्छा प्रथम 14 पदों का योगफल दे रखा है, प्रथम 14 पदों का, समझ रहे हो? प्रथम 14 पदों का, समझो एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू 14 है ना? और एसएन 150 है, और प्रथम 14 पदों का तो 1 2 3 4 डैश 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 डैश, पहले 14 पद तो 14 तक ही आएंगे, पहले 14 तक ही आएंगे, है? प्रथम 14 पदों का योगफल इतना दे रखा है अपने को, ठीक है? नहीं है, प्रथम 14 पदों का योगफल इतना दे रखा है, तो हम यहां से क्या क्या हम यहां से, अच्छा प्रथम 14 पदों का योगफल दे रखा है, प्रथम 14 और पहला पद दे रखा है 10, 10 से स्टार्ट करना है, बहुत ध्यान से 10 से स्टार्ट करना है। पहला पद तो भैया 10 है, पहला पद तो 10 है, तो एक ही वैल्यू कितनी रखी है? 10 दे रखी है, एक ही वैल्यू कितनी रखी है? 10 दे रखी है, बहुत ध्यान से करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, ठीक है ना? चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं क्या, कि हमें पता है कि n पदों का योगफल क्या होता है ना? n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी, यही होता है, यही होता है कि नहीं होता? वैल्यू रखो, 1050 दे रखी है तो 1050 रखेंगे फटाफट, 1050 रखेंगे फटाफट, रख दिया बराबर n/2, n कितना है? 14, 14/2, 2a, a मतलब 10 प्लस n कितना है? n कितना है? 14, 14 - 1 इंटू में डी, डी तो पता ही नहीं, डी तो निकालना ही है, क्योंकि हमें 20वां पद निकालना है, 20वां पद निकालने के लिए हमें डी चाहिए, कि हमारे पास ए भी है एन भी है, डी चाहिए तो डी निकाल लेंगे, डी निकालो भैया, 2 सत्ते 14, 7 7 इधर मल्टीप्लाई में, धरा के डिवाइड में, तो 1050 और बट्टे में 7 हो जाएगा, है ना? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? बात समझ में आई? ये देखो 2 दाई 20 और प्लस में 14 में से 1 गया 13, 13 डी, कितना आ गया? 13 डी। क्या बात समझ में आई? काटो भाई काटो, कितने में कटेगा? 15 सत्ते 105, 150 पे, 15 सत्ते 105, 150 पे, तो कितना? 150 बराबर 20 प्लस में 13 डी। क्या बात समझ में आ गई? क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ भाई साहब, शॉर्ट रिवीजन है, खतरनाक एकदम, फास्टली 2x की स्पीड में चल रहा है मामला, ठीक है ना? बस दिमाग खोल के रखना, सवाल सीधा जाएगा खोपड़ी में। अब क्या करेंगे? बराबर लेके चल रहे सबके में, 1050 इधर लाओ 20, 1050 इधर लाओ 20, 130 हो गया, कितना हो गया? 130 बराबर में 13 डी, कितना?
13D, 13D, 13 गया इधर डिवाइड में, तो 13 की दाम डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी 10। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या समझ में आ गई? क्या बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट बताओ कमेंट करके कि यार सर जी बिल्कुल ठीक समझ में आ गई। ठीक है ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। क्या समझ में आ गई बात? क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? समस्या नहीं है? समस्या कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। ठीक है ना, 20वां पद निकालो साहब। तो 20वां पद निकालते हैं। कौन सा पद? 20वां पद निकालने का फॉर्मूला कि an बराबर a प्लस एन माइनस वन और इंटू में d होता है। एनवा पद निकालने का फॉर्मूला यही तो होता है ना? रखो जी वैल्यू, an निकालना है यानी कि a 20, एनवा 20 है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए लग लो, ए कितना है? 10 है, तो 10 लगाओ यहाँ पे, ए कर दो मतलब एन माइनस वन, एन कितना है भाई? 20, 20 माइनस वन इंटू में डी, 20 माइनस वन इंटू में डी, डी कितना निकाला? डी भैया 10 ही तो निकाला, डी 10 ही तो निकाला। समझ में आया? समझ में आया पक्का? चलो जी, अब देखो 10 प्लस 20 में से एक गया 19, और 19 गुना में 10 190, 19 की दाम 190, 190 और कितना हो गया? 190 और 10 200, कितना हो गया? 200, कितना हो गया? 200। तो ए 20 कितना आ गया? 200 आ गया। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? आंसर आ गया, यही चाहिए था। ए 20, 20वां पद ही तो निकालना था मेरे भाई, निकालते 20वां पद। बताओ समझ में आया क्या? बताओ जल्दी, समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? चलिए तो फिर समझ में आया, तो फिर अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। ठीक है चलो भाई, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके लिए भरपूर और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। क्या है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाती? ऐसा सवाल छोड़ना मत, रट्टा मार लेना आज रात में। कितनी संख्याएं 2 अंकों की ऐसी है जो 3 से विभाज्य है? प्रथम 40 ऐसी संख्याएं, रट्टा मार लो। ठीक है, दूसरा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना और उनके मूल निकालना। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, विविध कर से निकालते प्रकृति। ठीक है ना, विविध कर से निकालते हैं और मूल निकालने, गुणनखंड करके निकालते हैं। समझ में आ गई? समझ में आ गई? नेक्स्ट पे आते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो 2 अन्य भुजाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आने के चांस पूरे पूरे है। नेक्स्ट, आयु वाले सवालों पर रट्टा मार के जाना, आयु वाले सवालों पर रट्टा मार के जाना। 2 अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या पर रट्टा मार के जाना। भिन्न में क्या जोड़े और क्या घटाए? रट्टा मार के जाना, बहुत ध्यान से कह रहा हूं। गुलाब जामुन वाला, रट्टा मार के जाना। 4 शंकुआकार गड्ढे, रट्टा मार के जाना। 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, उस पर भी रट्टा मार के जाना। और लास्ट, खोखले बेलन वाला, भाई साहब रट्टा मार के जाना। ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल है कि यार उम्मीद तो यही है कि यहां से 100% सवाल बनेंगे, उम्मीद है। बेहतरीन, एकदम बेहतरीन, पूरे खतरनाक तरीके से ये चीजें ली है हमने, और जितने भी इस वीडियो में सवाल करवाए हैं एकदम लाजवाब सवाल है भाई। आगे आपकी किस्मत, पूरी हिम्मत और पूरी शिद्दत से हमने पूरी मेहनत करके ऐसे ऐसे सवाल निकाले हैं ताकि बोर्ड में आए और आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और जैसा कि पता है आपको कल पेपर है, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, तथास्तु, आपका कल्याण हो। ठीक है भाई, तो मजा आ गया इस सीजन में आप बच्चों के साथ में सभी को। ठीक है ना, और उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आए आपका, और अच्छा आपको जो है बेहतरीन जो है शाबाशी मिले घर वालों की तरफ से, और मजा आ जाए। ठीक है कि नहीं है? तो भैया मिलते हैं हम, कभी भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप और हम अलग नहीं है, आप हमारा ही परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। और भैया अगर आपके कोई कलीग्स है, आपके कोई दोस्त है, आपके कोई छोटे भाई है, अगर वो 10th की तैयारी कर रहे हैं या वो 9th में है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग न्यू सीजन स्टार्ट करेंगे मार्च में सॉरी बच्चों, न्यू सीजन स्टार्ट करेंगे मार्च में ही। तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना और उनको भी बता देना कि भाई यहां पर इतनी बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है 9th और 10th को लेके। क्लियर है? तो भैया उम्मीद करते हैं कि हमसे पढ़ के आप सेटिस्फाई हुए होंगे, और आप जो है जो भी आपको पढ़ाया होगा वो मिला होगा, जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और पढ़ते रहिए।